तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, किसी एक ए से बी पॉइंट में डोमेन डिफाइंड है और इन जनरली उन पॉइंट्स पे वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। जैसे एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, इस तरह से आपको वैल्यूज वहां पे दी हुई होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन वैल्यू या फिर उसमें लिखा हुआ है सम वैल्यू, जहां पे उसके डेरिवेटिव के बारे में लिखा हुआ है कि वो वैल्यू 0 होगी, तब हम वहां पे रोल्स थ्योरम लगाने का सोच सकते हैं, क्योंकि यही रोल्स थ्योरम स्टेट करती है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ होता है तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उसके डेरिवेटिव के बारे में कि उसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एटलीस्ट वन। और ये ध्यान रखिए, अगर एफ डैश के बारे में कंडीशन दी हुई है तो उससे आप एफ डबल डैश के बारे में भी सेम चीज बोल सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम एफ पे भी लगाई जा सकती है, एफ डैश पे भी लगाई जा सकती है। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में नोटिस करिएगा कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है नहीं। अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो हो सकता है आपके ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव की एटलीस्ट वन रूट की बात करो, जैसे एफ डबल डैश एक्स की बात करी हुई, यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात करी हुई है इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि एफ एफ डैश या एफ डबल डैश, तो जो भी फंक्शन होता है उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव या फिर डबल डेरिवेटिव, उसके रूट्स के बारे में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो अब हमें कैसे पता कर लगेगा रोल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपको वो फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा जिस पे आप रोल्स थ्योरम लगाएंगे। तो रोल्स थ्योरम लगाने के लिए हमें पता है अगर 0 और 2 पे रोल्स थ्योरम लगानी है तो 0 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैंने 0 पे देखा तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, 2 पे देखा तो वैल्यू 2 है। दे बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम वैल्यू। सेम वैल्यू होती तभी मैं रोल्स थ्योरम फंक्शन एफ पे लगा सकता हूँ। तो इससे मुझे पता लगता है फंक्शन एफ पे तो हम रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का सोचेंगे। तो वो अब हमें कैसे पता लगेगा, तो हमें ये पता है कि 0 पे वैल्यू 0 है, ये हमें पता है। 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके लिए 0 और 2 पे और 1 पे तीनों पे वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दैट इज x की इनपुट के लिए आउटपुट भी x है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन अज्यूम करेंगे fx माइनस x। इसके लिए अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए f ऑफ 0 और f ऑफ 2 इक्वल नहीं है, बट f ऑफ 0 माइनस 0 और f ऑफ 2 माइनस 2 वो दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल टू 0 है। तो 0 और 2 पे क्या है, gx की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और g ऑफ 1 पे भी क्या है, gx की वैल्यू इक्वल है। g ऑफ 0, g ऑफ 1 और g ऑफ 2 ये तीनों वैल्यूज क्या है, इक्वल टू है और 0 है। और अगर फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है तो fx माइनस x भी डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो हम इस तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये 0 है, ये 0 है और यहाँ पे सपोज 1 लिखा है, 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है और राइट साइड में सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन। तो उसके केस में आप ध्यान रखेंगे fx माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अब इसमें हमें दिख रहा है कि हम 0 से 1 के बीच में रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं फंक्शन gx के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं 0 से 1 के बीच में कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। तो g डैश c1 जो होगा वो डेफिनेटली 0 होगा। तो g डैश c1 0 होगा यहाँ पे। और हम बोल सकते हैं 1 से 2 के बीच में भी हम रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं फॉर fx माइनस एक्स, जहां पे g डैश c2 क्या होगा, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 0 होगा मतलब g डैश x अगर आप यहाँ इवेलुएट करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू f डैश x माइनस 1। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि g डैश c1 0 है, मतलब f डैश c1 की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है और f डैश c2 की वैल्यू भी क्या है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन लिखा हुआ है f डैश x 0 है, हम ये नहीं बोल सकते कि f डैश x 0, हम ये बोल सकते हैं f डैश x की वैल्यू 1 होगी एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x के लिए इन बिटवीन 0 टू 2। ये चीज हम यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक चीज पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर f डैश के ऊपर रोल्स थ्योरम लगानी है तो उसके लिए 2 पॉइंट पे आइडेंटिकल वैल्यूज चाहिए। तो f डैश के लिए देखो c1 और c2 पे हमें आइडेंटिकल वैल्यूज मिल रही। तो अब हम f डैश पे रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। इसके लिए हम बोल सकते हैं c1 और c2 के बीच में एक वैल्यू ऑफ c डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, जहां पे इसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट इज अ डबल डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर हम डबल डेरिवेटिव लगाएंगे f डैश का, मतलब इसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट इज f डबल डैश, तो हम ये बोल सकते हैं f डबल डैश x वहां पे 0 होगा। तो 0 से 2 के बीच में एक वैल्यू x एक्सिस जरूर एग्जिस्ट करेगी जहां पे f डबल डैश x 0। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, सिर्फ f से f डैश में नहीं, f डैश से f डबल डैश के ऊपर भी आपको हो सकता है रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़े। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चंस में फंक्शन जनरली नहीं देता है, पॉइंट पे वैल्यूज दे देगा। डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है और कंटीन्यूअस लिखा हुआ है, सिर्फ कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल लिखा है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही आपको जाना है। अगर क्वेश्चन में ट्वाइस डिफरेंशिएबल वर्ड यूज कर लिया, थ्राइस डिफरेंशिएबल वर्ड यूज कर लिया, तो आपको वहां तक डिफरेंशिएशन की फॉर्म में सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में हिंट्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर सम वैल्यू ऑफ x होगा बिलोंगिंग टू 0 टू नॉट ऑल वैल्यूज। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा, मैंने देखा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज एलएमवीटी थ्योरम। तो एलएमवीटी थ्योरम और रोल्स थ्योरम में फर्क क्या है? एलएमवीटी में सिर्फ कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है। तो अगर सपोज किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि इसमें आप लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब आपको यही कंडीशन हमेशा सबसे पहले लगानी होती है कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। दीज आर द टू कंडीशंस यू हैव टू अप्लाई। अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, बट लिख दिया कि इसमें आप लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब वो फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही होगा डोमेन। इसका मतलब बेसिकली यही होता है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं मिलती है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, मेरे को वैल्यू सेम नहीं दिख रही थी, तो मैंने वहां पे ये सोचा कि पहले रोल्स थ्योरम से मैं ऐसा कुछ फंक्शन बनाऊं जिससे वैल्यू मुझे सेम दिख जाए। अगर वो भी केस पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमेशा आप एलएमवीटी थ्योरम से तो इक्वेशन हमेशा लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम स्टेट करती है कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए आप लिख सकते हैं कि उसके डेरिवेटिव एफ डैश सी की वैल्यू, सी कोई एक वैल्यू है ए से बी के बीच में, जहां पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। तो ये बेसिकली क्या स्टेट करता है? तो मैंने कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन यहाँ पे बनाया है। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये जो राइट साइड का पार्ट है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स ए कॉमा एफ ए एंड बी कॉमा एफ बी। तो ये इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा, ये इस कॉर्ड के स्लोप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। दिस इज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे इसका स्लोप है। तो राइट साइड में वैल्यू लिखी हुई है स्लोप ऑफ द कॉर्ड, जो एंड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, और लेफ्ट साइड में वैल्यू लिखी हुई है फॉर सम वैल्यू ऑफ सी। तो सी हमने ले लिया ए से बी के बीच में, और एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये इसके टेंजेंट के स्लोप की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि कोई भी कर्व हो, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल अगर कर्व है दो पॉइंट्स ए से बी के बीच में, तो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड का स्लोप आएगा वो किसके बराबर होगा? कोई तो एक पॉइंट फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट के स्लोप के वो बराबर होगा। तो ये अपन देख सकते हैं, अगर आप यहां से जहां जाएंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे इसके पैरेलल लाइन डेफिनेटली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं एलएमवीटी थ्योरम। अब एलएमवीटी थ्योरम में कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसको हम समझेंगे। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें जो कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया जाता है, दैट इज पहला कॉमन टाइप होता है, आपको क्या होता है क्वेश्चन में, एफ डैश से फंक्शन एफ की वैल्यू पे कमेंट करना होता है। मतलब आपको एफ डैश के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जनरली दी हुई होती है, उससे आप क्या करते हैं, एफ की वैल्यू के ऊपर कमेंट करते हैं। बेसिकली रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी को मैं जनरली ऐसे ध्यान रखता हूँ, कई बार क्वेश्चन में डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। इस तरह से अदर वे राउंड में ऑप्शन दिया होता है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो एफ डैश से एफ के बारे में बताना है, या एफ डबल डैश से आपको एफ डैश के बारे में बताना है, इस तरह से उल्टा जो मैंने बनाया। जैसे पहले मैंने बताया था रोल्स थ्योरम में एफ की इंफॉर्मेशन दी होगी, तो एफ डैश और एफ डबल डैश के बारे में आपको क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसमें क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उससे आप फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू है दो पॉइंट के ऊपर, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू को थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कहां पे लाई करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किसमें होता है, यहाँ पे इसमें एफ डैश के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और एफ डैश में क्या होती है, एक इनइक्वालिटी दी हुई होती है, और उस इनइक्वालिटी से हम क्या बनाते हैं, इसके जो इंटीग्रेशन से फंक्शन एफ आता है उस पे इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। दिस इज द टू कॉमन टाइप्स जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। इसके अलावा और कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहा है, तो आप हमेशा ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ लिखा हुआ है एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0, एफ ऑफ 0 इज 2, जी ऑफ 0 इज 1 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। अब आगे हमें को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ आगे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी इन 0 2 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 3 जी डैश सी। तो मुझे लिख रहा है कि डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और फंक्शन पे एक की पॉइंट पे वैल्यू बतानी। तो ये अदर वे राउंड हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में जो लिखा हुआ, लिखा हुआ है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 3। अब हमें पता है कि जो पॉइंट्स हैं 0 से 2, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या है, दैट इज एंड पॉइंट्स हैं इसके, और डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, और एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज देखेंगे 0 पे और 2 पे फंक्शन एफ की भी सेम नहीं है, जी की भी सेम नहीं होगी। तो इन जनरली हम अप्लाई कर सकते हैं एलएमवीटी थ्योरम। और अगर आप एलएमवीटी थ्योरम के पीछे जाओगे भी, तो आप यहाँ नोटिस करो, अगर एफ डी इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, तो एफ डैश सी की वैल्यू तो अपने आप ही 0 हो जाएगी। ये हम यहाँ पे इसको देख के बोल सकते हैं। तो एलएमवीटी के अंदर अगर आप एंड पॉइंट से वैल्यू इक्वेट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रोल्स थ्योरम। तो एलएमवीटी इज द जनरल थ्योरम, उससे आप रोल्स थ्योरम के रिजल्ट पे पहुंच सकते हो बेस्ड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जनरली आप पहले एलएमवीटी ही लिखिए, फिर ऑप्शन में जिस तरह से दिया हुआ उस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एफ डैश और जी डैश के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें जी ऑफ 2 निकाल। तो हम यहाँ पे अगर लगाएंगे, दैट इज कौन सी थ्योरम, दैट इज दिस थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम। तो हम ये बोल सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0। तो हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे नोटिस करोगे एफ ऑफ 2 हमें दिया हुआ है 8,
तो हम यहाँ पे ये वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं। एफ ऑफ 0 दिया हुआ है हमें 2 और यहाँ पे जी ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जी ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी ऑफ 2 अपने को क्वेश्चन में करना है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं 6, ये आएगा 3 2 जा 6, तो जी ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज इक्वल टू 3। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो डेरिवेटिव से हमें किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बारे में बताना होता है। अब जैसे हम यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, तो इसमें हमें लिखा हुआ है आपको फंक्शन की वैल्यू के बारे में बताना है। ये कोई फंक्शनल एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू के बारे में बताना है। 7 और 2 पॉइंट देखेंगे तो देखो यहाँ पे एंड पॉइंट्स ही हैं और कोडोमेन हमारी 0 से इंफिनिटी है। हमेशा कोडोमेन को भी जनरली नोटिस करिए, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखता है तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ सी के लिए फंक्शन की वैल्यू का जो एक्सप्रेशन है उसको आपको उसको डेरिवेटिव से रिलेट करना है। तो डेरिवेटिव से फंक्शन की वैल्यू को हम कैसे रिलेट करते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल फंक्शन तो वो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये जो वैल्यू दिखी हुई है इसमें आपको दिख रहा होगा एफ बी माइनस एफ ए, F7 माइनस F2। और आपको ध्यान होगा मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको बताया था, जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैंने आपको बताया था देखो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, तो उसमें भी देखो क्या होता है, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, दिस इज लाइक एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, उसी को हम एफ डैश एक्स पे लिखते हैं। तो ये वही चीज है सिमिलर, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी लिखा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, अगर इसमें बी माइनस ए डिवीजन में होता तो उससे मैं एफ डैश को कंपेयर कर सकता हूँ इस पोर्शन से, लेकिन अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पे अब आपको इसको नोटिस करना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है। अगर सपोज मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। तो मुझे लिख रहा है कि जो वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है वो बेसिकली क्या है, वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3। ये इवेल्युएट करना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 3 बेसिकली अपने को इवेल्युएट करना है f ऑफ 7 का होल क्यूब माइनस f ऑफ 2 का होल क्यूब बाय 3। तो अब यहाँ पे जो मैं फंक्शन पहले मान रहा था कि मैं फंक्शन f को ही मान लूं, तो फंक्शन f को मानने की बजाय अगर हम मान लें फंक्शन gx दैट इज इक्वल टू fx का क्यूब, क्योंकि अब इस फंक्शन के लिए क्या है, ये लिखा हुआ है g ऑफ 7 माइनस g ऑफ 2। तो अब हम यहाँ पे इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे दैट इज एलएमवीटी थ्योरम, ताकि हमारा ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाए जिसके बारे में बात कर रहा है, ताकि इसके डेरिवेटिव से हम इसको रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए लगाऊंगा तो इसके लिए मैं लिखूंगा g डैश c इज इक्वल टू g ऑफ 7 माइनस g ऑफ 2 अपॉन 7 माइनस 2। ये हम इसके लिए बोल सकते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ c बिलोंगिंग टू 2 टू 7, क्योंकि फंक्शन f(x) कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उसका क्यूब भी कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो अब ये वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में, ये तो हमें यही लिखा हुआ है, ये अपने को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट दिस वैल्यू, तो इसको मैं लिख लेता हूँ दिस इज वैल्यू अल्फा। बारी बारी इसको कौन लिखेगा, तो दिस इज द सेम थिंग। तो ये अल्फा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है अल्फा अपॉन 5 इसका टू जी डैश सी। तो जी डैश सी आप यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू कितनी आएगी, इसका डेरिवेटिव तो आएगा 3 का होल स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय एफ डैश सी। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में निकालना है अल्फा अपॉन 3, तो इस 3 को यहाँ ले आएंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 3 और ये 5 यहाँ आ जाएगा। बाकी तो सेम वैल्यू आएगी एफ ऑफ सी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश सी। तो ये चीज हम यहाँ बोल सकते हैं, तो उससे अपना आंसर मैच कर जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को रिलेट करके एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो इसमें हमेशा आपको एलएमवीटी के बारे में सोचना है, फंक्शन कैसे क्रिएट करना है वो थोड़ा आपको उसको देख के आइडिया लग सकता है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये है इलस्ट्रेशन बेस्ड अपॉन इनइक्वालिटी इन डेरिवेटिव, जो मैं आपको बता रहा था कि एफ डैश में इनइक्वालिटी दी हुई है, उससे आपको फंक्शन में इनइक्वालिटी बनानी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में भी, दैट इज इसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में भी, कि अगर एक फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है स्मॉल m और मैक्सिमम है कैपिटल M, इसके बीच में a से b के बीच में, ये अपन पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू अगर इसके बराबर है तो हम सब तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx। ये हम इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सब तरफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल कैपिटल M dx और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल स्मॉल m dx। और हम a से b में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम a से b लिख सकते हैं कि a से b के बीच में अगर ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके बोल सकते हैं a से b में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे करते क्या है कि ये जो भी फंक्शन f है इसका अपन क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और फंक्शन f में जो भी रिजल्ट दिया हुआ है उससे आप क्या कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी बना सकते हैं। अगर फंक्शन f में इनइक्वालिटी दी हुई है तो उसके इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी बना सकते हैं। तो सेम ही चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर f डैश की वैल्यू अगर 2 पॉइंट्स के बीच में दी हुई
तो इसको इंटीग्रेट करके आप किसमें बना सकते हैं इनइक्वालिटी, फंक्शन f की वैल्यू पे इनइक्वालिटी बना सकते हैं। तो ये चीज आप इंटीग्रेशन की टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखेंगे एफ डैश और एफ को रिलेट करते हैं, एफ डैश से एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन का भी यूज आ सकता है इस कॉन्सेप्ट का। और इस क्वेश्चन को मैं एलिमिटी थ्योरम से भी कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एफ डैश एक्स में लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, और आप नोटिस करेंगे इसकी वैल्यू पूछी है, फंक्शन के पॉइंट पे वैल्यू पूछी है इनइक्वालिटी। तो एफ डैश से एफ के बारे में इनइक्वालिटी फॉर्म करने का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पे पता है कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हमेशा हम एलिमिटी थ्योरम लगा सकते हैं। अब इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है -7 है जिसपे वैल्यू दी हुई है, और -1 और 0 पे वैल्यू पूछी गई। तो एक बार हम नोटिस करेंगे कि -1 भी क्या है, -7 से 0 के बीच में है। तो ये जो पूरा इंटरवल है -7 से 0, उसको आप क्या बोल सकते हैं, -7, फिर यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे फिर आएगा 0। तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं लगा सकता हूँ एलएमवीटी, तो उससे f ऑफ -1 के बारे में पता लग जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाऊंगा एलएमवीटी, तो f ऑफ 0 के बारे में पता लग जाएगा कि उसकी इनइक्वालिटी क्या है। तो हम यही करेंगे, f डैश x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो f डैश x को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन -7 to 1, उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे वैल्यू दैट इज fd माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये हम f डैश x लिख सकते हैं, ये हमने कैसे लिखा, यूजिंग एलएमवीटी थ्योरम। तो अगर मैं एलएमवीटी अप्लाई करी है इस पॉइंट के बीच में -7 से लेकर के -1 के बीच में, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हमने f डैश से f की वैल्यू निकाली क्योंकि अपने को ये वैल्यू पता है, दिस इज नथिंग बट -3। ये हम बना सकते हैं। इससे हम f ऑफ -1 में इनइक्वालिटी बना सकते हैं। सेम तरह से अगर मैं एलएमवीटी लगाता हूं यहाँ पे, यहाँ मैंने एलएमवीटी लगाई है -7 से 0 के बीच में, तो f0 माइनस ऑफ f ऑफ -7 अपॉन 0 माइनस ऑफ -7, इसमें भी f डैश x लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया। तो अब यहाँ पे ये भी वैल्यू पता है, ये पुट कर देंगे और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आएगा -3। तो f ऑफ -1 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 9। इस तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ वैल्यू -3 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी f ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 11। अब अगर इसमें छोटा क्वेश्चन जो बनाया जाता है तो एक ही पॉइंट पे पूछता है क्या वैल्यू किससे छोटी होगी और किससे बड़ी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों का एडिशन पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस दोनों इनइक्वालिटी को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू है। तो अगर आप 1 + 2 करेंगे तो आपको f ऑफ 0 प्लस f ऑफ -1 के बारे में पता लग जाएगा कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये इनइक्वालिटी बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हो गया एलएमवीटी थ्योरम का। तो ये हमारा एलएमवीटी में हम ध्यान रखेंगे f डैश से f के ऊपर जाना होता है, इससे हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव से फंक्शन की वैल्यू पे अगर जाना है तो हम इंटीग्रेशन से भी उसको रिलेट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि f डैश x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, f डैश x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेट, इसके किसके बीच में, -7 से 0, -7 से -1 में इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको, क्योंकि उसके बीच में ये बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे अपना ये आ जाएगा कि f ऑफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx, तो यहाँ पे आ जाएगा fx, और यहाँ पे आप लोअर और अपर लिमिट लगा देंगे, दैट इज -7 से -1, और ये लेस देन इक्वल टू है, ये आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में आएगा -1 + 7। अब यहाँ पे नोटिस करो ये वही वैल्यू आ रही है, -1 + 7 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 12, और लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा f ऑफ -1 माइनस f ऑफ -7। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है, यही एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज इंटीग्रेशन के थ्रू भी सॉल्व की जा सकती है, और ये एलएमवीटी से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको f डैश की वैल्यू से f की वैल्यू पे जाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं एलएमवीटी थ्योरम को। फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन है, उससे आपको फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है, तो जनरली एलएमवीटी को यूज किया जाता है। तो ये हमारा एलएमवीटी थ्योरम का एप्लीकेशन है। अब लास्ट थ्योरम है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये 3 थ्योरम्स होती हैं। पहले वाली थ्योरम थी रोज थ्योरम, जिसमें कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल, उसको हमने और जनरलाइज किया तो आई एलएमवीटी थ्योरम, जिसमें एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं, जिसके लिए बोला हमने f डैश इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। लास्ट थ्योरम है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये स्टेट करती है सिर्फ फंक्शन अगर क्वेश्चन में सिर्फ कंटीन्यूअस दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया उसके बाद, जब भी क्वेश्चन में फंक्शन सिर्फ कंटीन्यूअस दिया हुआ है तब हम उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये वो थ्योरम है। तो डिफरेंशिएबल भी अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो हम इस थ्योरम के बारे में हमेशा सोच सकते हैं, लिखा हुआ है तब भी हम इसके बारे में हमेशा सोच सकते हैं। तो ये स्टेट करता है कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक वैल्यू c की एग्जिस्ट करेगी जहां पे f ऑफ c की वैल्यू d होगी, और d जो है वो fa से fb के बीच में लाया करेगा। काफी सिंपल सी थ्योरम, अगर आप इसका डायग्राम भी बनाओगे इट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड कि 2 पॉइंट है a और b, उसके बीच में फंक्शन कंटीन्यूअस है। सपोज ये हमने डायग्राम बना दिया, ऐसा भी हो सकता है डायग्राम, डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। कैसे बना, a से b के बीच में, ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, कैसे बना। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू है और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, दो वैल्यूज हमने यहाँ पे कर दी डिफाइन, fa और f। तो वो ये बोलता है कि एंड पॉइंट्स पे अगर वैल्यू इक्वल नहीं है,
इक्वल होगी तो हम एक ही पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि यहां से घूम के वापस यही पहुंच गए। तो हम इसके बीच में कैसे कंपेयर करें? तो हम ये बोलते हैं इसके बीच की वैल्यू का मतलब एफ से एफ बी के बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसके लिए डेफिनेटली सी एग्जिस्ट करेगा। तो वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पॉइंट डी है इन दोनों के बीच में, मतलब y की वैल्यू अगर आप डी कर दोगे तो उसके लिए एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, या इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ सी इक्वल टू डी होगा अगर डी की वैल्यू इन दोनों के बीच में है। ऐसा डेफिनेटली एक पॉइंट होगा। आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, ऐसा बना लीजिए या ऊपर से नीचे जाके बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए। तो उसके केस में देखिए ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया एक पॉइंट, और इसके बीच में आप देखिए एक पॉइंट डी जरूर आ रहा है जहां पे जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो हमेशा ऐसा केस होगा। और इसके केस में हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज कि यहाँ पे अगर ये फंक्शन हमेशा इस तरह से है कि ये कंटिन्यूअस है और ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, इस तरह का कभी भी फंक्शन है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? क्योंकि अपने को पता है एफ ए और एफ बी के बीच में उसकी क्या वैल्यू होती है, एरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा, जैसे ए और बी का एरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू बी से भी छोटा होता है और ए से बड़ा होगा, ये अपने को हमेशा पता है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक पॉइंट डी जो है उसके लिए एफ सी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी बाई टू, ये हमेशा हम बोल सकते हैं इस तरह के फंक्शन के लिए। तो ये अपने को यहाँ पे पता चलता है। और हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं इस तरह के फंक्शन के लिए। तो कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए आप ये चीज हमेशा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो होगी एफ ए, यहाँ होगी एफ बी, और इन दोनों के बीच में ही एक पॉइंट आएगा वाई कोऑर्डिनेट जिस पे एफ ए प्लस एफ बी बाई टू होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हमेशा ये थ्योरम लगाई जा सकती है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन। तो इस इलस्ट्रेशन में देखो क्या लिखा, इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स है जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो अब ये क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, बाकी सब थ्योरम्स भी इसमें आ गए। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है मतलब इसको आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मुझे ये दिखता है कि फंक्शन एफ, एफ डैश और एफ डबल डैश, यहां तक मुझे जाना पड़ सकता है। फिर लिखा हुआ है एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो। अब एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो को हम कैसे यूज करते हैं, अभी आज तक कैसे यूज करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं सर कि अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन एफ का ग्राफ क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा। ये हम पढ़ते हैं हमेशा, यही पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे सिर्फ इसका एक यूज ये नहीं होता है कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन का ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा। इसका दूसरा यूज क्या होता है वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें कभी भी एफ डबल डैश के बारे में साइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डबल डैश इज लेस देन जीरो, तो इससे हम एक तो कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बोल सकते हैं, लेकिन ग्राफ से हम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, या तो तुम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हो, तो ग्राफ बना के भी समझा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर एफ डबल डैश लेस देन जीरो है तो ये जिसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है भाई, एफ डैश का डेरिवेटिव। तो इसमें हम एफ डैश के बारे में बोल सकते हैं कि एफ डैश क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये चीज हम यहाँ पे एफ डैश के बारे में बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी डेरिवेटिव दिया हुआ है लेस देन जीरो, उससे आप फंक्शन के इसको जो इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। यही कंडीशन लगाते हैं कि अगर अगर हम बोलते हैं कि दैट इज, हम बोलते हैं कि अगर एफ डैश पॉजिटिव होता है, सॉरी डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक। अगर हम कभी भी बोलते हैं किसी भी डेरिवेटिव का साइन, तो उसके इंटीग्रेशन वाले फंक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा। जैसे अगर मैं एफ डैश की बात करता हूं, अगर वो पॉजिटिव होता है तो फंक्शन एफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर एफ डैश जो है लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन एफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो उससे पहले वाले के बारे में हम ये चीज बोल सकते हैं। तो इससे बोलने से हमें फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और शायद इस क्वेश्चन में मैं डोमेन लिखना भूल गया, मेरे हिसाब से 0 से 2 क्वेश्चन में डोमेन दी हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ था 0 से 2, जो मैंने मेंशन करना भूल गया, ये लिखा हुआ था। तो अब हम इससे क्या बोल सकते हैं, इससे अपन ये बोल सकते हैं अगर एफ डैश डिक्रीजिंग है तो जो डिक्रीजिंग होगा 0 से 2 के बीच में होगा। तो ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एफ डैश का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो 0 पे जो वैल्यू होगी और 2 पे जो वैल्यू होगी, एफ डैश की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ डैश 0 होगा उससे वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, अगर इसके बीच में कोई पॉइंट लोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, एफ डैश सी। और एफ डैश 2 लोगे तो वैल्यू सबसे कम। ये चीज हम यहाँ बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर। ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डोमेन में एफ डैश की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ डैश 0 जो है वो एफ डैश 2 से बड़ा हो। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन बनाया जाए तो वो चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ डैश 0 जो है एफ डैश 2 से बड़ा होगा। ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। एक्सेप्ट दिस, हम ये चीज बोल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देन, चार ऑप्शन दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, तुम्हें पता ही होगा। तो यह लिखा हुआ है पहला ऑप्शन एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2fc। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यूज है अगर आप उसका ले लेंगे एरिथमेटिक मीन, यही लिखा हमने यहाँ पे। तो हमने ये चीज यहाँ पे अप्लाई करी।
तो एक पॉइंट सी जो है इसके बीच में डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा जहां पे वैल्यू इन दोनों का एरिथमेटिक मीन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है, ये तो अपने को पता ही लगे। अब बात करते हैं बाकी सारे स्टेटमेंट की। तो बाकी सारे स्टेटमेंट में देखो F0, F1 और F2 को रिलेट किया गया। तीन वैल्यू को रिलेट किया। कौन कौन सी को? F0, F1, F2, F0, F1, F2, F0, F1, F2। इसमें इक्वल टू है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। जब मेरे को क्वेश्चन दिखा तो यहां पे मुझे दिखा F डबल डैश। तो आप कहां पे जा रहे हैं? क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है F डबल डैश के ऊपर क्या इनइक्वालिटी है, यही दी हुई है। उससे आप कहां पहुंच रहे हैं? F में क्या इनइक्वालिटी, राइट? तो हम यहां से यहां जा रहे हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हमने यहां से स्टार्ट हुआ और हम यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हम यहां पे क्वेश्चन में यही चीज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से यहां जाना है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, दैट इज एलएमवीटी थ्योरम के बारे में बोल सकता हूं। और एलएमवीटी के थ्योरम के बारे में मुझे इसलिए भी बोलना चाहिए क्योंकि मुझे देखो यहां दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है f डैश 0 से कम है और f डैश 2 से ज्यादा है। तो अब एलएमवीटी हम लगाते कैसे हैं? जिस भी फंक्शन पे एलएमवीटी लगानी है तो हम उसके डेरिवेटिव के बारे में लिखते हैं। तो मैं f डैश पे एलएमवीटी लगा सकता हूं क्योंकि मेरे को f डबल डैश के बारे में पता है। तो मैं यहाँ पे 0, 1 और 2 में लगाऊंगा तो मेरे को तीन वैल्यूज ऑफ x लेनी पड़ेंगी। अगर 0 और 2 में रिलेट किया जाता तो मैं दो वैल्यूज ऑफ x ही लेता। तो अब मैं एलएमवीटी लगाऊंगा 0, 1 और 2। तो एक बार मैं एलएमवीटी 0 से 1 में लगा लेता हूं और एक बार मैं एलएमवीटी 1 से 2 में लगा लेता हूं। अब जो एलएमवीटी लगाई जाती है उसमें क्या आता है? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो यहां नोटिस करो ये क्या लिखा, ये क्या लिखा है? अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये F0, F1, F2 इस एक्सप्रेशन को नोटिस करके भी देख सकते हैं कि एलएमवीटी लगेगी। क्योंकि इसमें नोटिस करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं F2 माइनस F1 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिख सकता हूं F1 माइनस F0, ये लिख सकता हूं। और इसी को रिलेट किया गया, या तो इक्वल है या ये ग्रेटर है या ये लेस है, ये कुछ ऐसे ही लिखा गया। तो ये हो गया FB माइनस FA, FB माइनस FA। तो मैं ये करूंगा यहाँ पे, तो मैं लगाता हूं एलएमवीटी। तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे एक पॉइंट है C1 जिसके लिए हम बोल सकते हैं F डैश C1 क्या होगा? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। और यहाँ पे मैं C2 के लिए बोल सकता हूँ F डैश C2 क्या होगा? FB माइनस FA अपॉन B माइनस, ये मैं बोल सकता हूँ। अब अपने को इस चीज का तो यूज करना ही है, इस इनइक्वालिटी का F डबल डैश का। तो वो ये बोलता है कि जो F डबल डैश है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? F डबल डैश की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो F डैश है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अपने को यहाँ पता लग रहा है कि F डैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो F डैश C2 होगा वो क्या होगा? लेस देन F डैश C1 होगा, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो अब इसको मैं इक्वेट इनइक्वालिटी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा F1 माइनस F0 और यहाँ पे आएगा F2 माइनस F। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन, तो हम नोटिस कर सकते हैं 2F1 जो होगा वो आ रहा है यहाँ पे इज ग्रेटर देन F0 प्लस F2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन और मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये 3 नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव से ये जो इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखिएगा, हम डबल डेरिवेटिव से इसका जो सिंगल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, उसमें इनइक्वालिटी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में जब अपने को ये दिया हुआ था तो इसका मतलब हमें इसका जो पहले वाला डेरिवेटिव है उसमें भी इनइक्वालिटी दी हुई है। और पहले वाले डेरिवेटिव से अगर हमें उससे पहले वाले फंक्शन पे जाना है f में, तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो इससे हमें f डैश के बारे में इनइक्वालिटी दी हुई है, और ये दी हुई है तो इससे हम f के बारे में जो वैल्यूज हैं उस पे इनइक्वालिटी क्रिएट करी जा सकती है। तो ऐसे f डबल डैश की इनइक्वालिटी का यूज आता है। तो आपने जो ऑप्शन 4 मार्क किया, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सर उसका आइडिया कैसे स्ट्राइक होगा एग्जाम? यहाँ पे तो आईएमवीटी एलएमवीटी अभी पढ़े तो ये क्लिक हो गया कि आईएमवीटी से करना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ ऐसा हिंट देगा क्वेश्चन? नहीं नहीं, देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना तो उसमें क्या आता है कि जब फंक्शन नहीं दिया हुआ इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं ना, चार ऑप्शन लिख लेते हैं। तो अपने को एलएमवीटी हमेशा लगाना होता है। दिस इज लाइक ए थंब रूल, ये क्योंकि हमारे तीन ही थ्योरम कोर्स में रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी और इंटरमीडिएट, ये तो आपको लगानी ही है। अब एलएमवीटी और इसमें रोल्स थ्योरम में क्या होता है, रोल्स थ्योरम में तो क्या होता है, एंड पॉइंट पे वैल्यूज इक्वल होती है, तो हमेशा हम एलएमवीटी लिखने का तो सोचते हैं। तो हिंट मैंने तुम्हें यही बताया, ये वाला यही होता है। एफ डबल डैश से अगर आपको फंक्शन पे वैल्यू बतानी है, उसको रिलेट करना है, तो आपको पीछे जाना है। तो यहां से पीछे जाएंगे तो उसके तरीके दो ही है, या तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट्स के बीच में। तो जैसे मैं ना यहाँ से एफ डबल डैश जब ये वैल्यू लेस देन 0 दी हुई थी तो मैं इसको इंटीग्रेट करके भी यहाँ लिख सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, ये भी लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं इंटीग्रेट अगर आप यहाँ पे 0 से 2 करेंगे तो यहाँ पे आप एफ डैश 2 और एफ डैश 0 को रिलेट कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन बनाया जा सकता है कि एफ डैश 0 जो है एफ डैश 2 से बड़ा होगा। ये हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके भी एक चीज बना सकते हैं। एक तो ये चीज होती है। दूसरा क्या है, अगर आपको
डेरिवेटिव के बारे में इनइक्वालिटी का साइन पता है और आपको फंक्शन के बारे में इनइक्वालिटी का साइन, मोस्टली मेरे को आंसर देख के आइडिया लगा था कि इनइक्वालिटी वाला ही आंसर होगा। क्योंकि इनइक्वालिटी मतलब आप 2 वैल्यूज को रिलेट कर रहे हैं, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके अलावा हिंट क्या है कि यहाँ पे एफ डैश से एफ पे जाना है तो पीछे जाना है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम या एलिमिटी थ्योरम। रोल्स थ्योरम तो जनरली अपन तब अप्लाई करते हैं जब पॉइंट्स पे वैल्यूज दी हुई होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं दी थी। पहला वाला ऑप्शन तो क्या डायरेक्ट था कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती ही ये है, इसमें कोई डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं। बाकी जो ऑप्शंस है उसमें 0, 1 और 2 पे वैल्यूज रिलेट करनी है। तो मेरे को पता था 0, 1 और 2 में यहाँ लिख लिया। अब मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे को पता है 0 से 1 में मैं एलएमवीटी पहले लिखूंगा और इसमें लिखूंगा। ये आपको हमेशा एग्जाम में करनी है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इतना तो मैं लिखता ही हूँ। दिस इज व्हाट आई विल इज ऑलवेज राइट। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव जो है उससे कोशिश करूंगा कि मैं इनको कैसे भी रिलेट कर पाऊं, क्योंकि इसी में F2 1 और F1 0 यहाँ पे आएगा। तो अब मैंने तुम्हें बताया कि ये जब वैल्यू दी हुई होती है इसका मतलब सिर्फ कनकेव डाउनवर्ड नहीं है, इससे आप F डैश की वैल्यू को भी रिलेट कर सकते हो। तो अब ये F डैश को मैं रिलेट करूंगा, मतलब इन वैल्यूज को रिलेट करूंगा, तो इस तरह से फिर वो इनइक्वालिटी बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एग्जाम में हमेशा एलएमवीटी लिखना ही होता है और ऑप्शंस देखा करो। FB माइनस FA अगर जनरेट हो रहा है उसमें दिख रहा है आपको, जैसे किसी ने जैसे मैंने तुम्हें FB माइनस FA कहाँ पे बताया, एक तो तुम्हें बताया है डिफरेंशिएबिलिटी f of x plus h minus f x by h, उसमें भी FB माइनस FA कुछ ऐसे करके आता है। और दूसरा यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, ये कुछ हिंट्स होते हैं बट इन जनरली अपने यही 2 थ्योरम कोर्स में तो यही लगानी होती है और कुछ नहीं होता क्वेश्चन। ओके सर। अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या होता है, ये सब हिंट्स होते हैं। जिस क्वेश्चन में सिर्फ कंटीन्यूअस दिया हुआ है तो आप कंटिन्यूटी के आगे नहीं जा सकते, तो इसीलिए क्वेश्चन में वो लिखता है। वो क्वेश्चन सही तभी होगा अगर आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कोई आंसर निकाल दिया, क्वेश्चन में सिर्फ कंटीन्यूअस दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल नहीं दिया, तो वो मोस्टली आपका क्वेश्चन गलत है, आपने गलत किया। अनटिल अनलेस आप किसी तरह से वो प्रूव कर पाए क्वेश्चन में कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन में सफिशिएंट इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिससे वो क्वेश्चन सही फ्रेम होता है। तो अगर सिर्फ डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो कंटीन्यूअस है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशन अपन फर्स्ट डेरिवेटिव से उसकी वैल्यूज को भी रिलेट करने के लिए बना सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव तक दिया हुआ है तो थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से जीरो, वहां तक अपने को रिलेट करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये हो गई थ्योरम्स कंप्लीट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या आप बोल सकते हैं ट्रिकी पार्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कुछ ये हिंट्स होते हैं, अगर आप इसको पकड़ना सीख जाओगे तो क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन एडवांस में क्वेश्चन रहते हैं हाँ सारे जे एडवांस ऑलमोस्ट इसका क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है जिसमें फंक्शन वो देता ही नहीं है और उसके डेरिवेटिव और उसकी वैल्यूज को रिलेट करने के लिए कुछ कुछ लिख देता है। ऐसे प्रीवियस ईयर में तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए, तो ये काफी कॉमन पैटर्न है, इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर वो लिख देता है कुछ गंदा सा एक क्वेश्चन लिख देगा, उसमें क्या होता है मल्टीपल चॉइस होता है, तो चारों ऑप्शन आप सही नहीं कर सकते, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सॉल्वेबल होता है, एटलीस्ट वो तो टिक करके आओ, एक नंबर तो मिलेगा आपको। तो जिस क्वेश्चन में जितनी कम इन्फॉर्मेशन वो उतना अच्छा है वैसे देखा जाए, क्योंकि चार ऑप्शन आपको बस उसमें रीड करने हैं, कोई ना कोई ऑप्शन है जनरली ऐसा होता है व्हिच इज क्वाइट इजीली सॉल्वेबल। ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में दिखेगा करोगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है ग्राफ्स। अब हम आगे एओडी में। तो एओडी में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। अब आपको खुद से क्या करना है, आप खुद से क्या कर सकते हैं, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखना सबको आता है। रेट ऑफ चेंज पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं। टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट पॉइंट से पास करती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। इसमें मैं एक टाइप करवा दूंगा, दो कर ऑर्थोगोनल होते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इक्वेशन लिखनी होती है, डेरिवेटिव से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा होता है नेक्स्ट मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब हो गया कि ग्राफ फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, फंक्शन कब डिक्रीजिंग है। ये चीज मैं अभी यहाँ पे कुछ फंक्शंस की ग्राफ बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। तो आपको किसी भी फंक्शन के बारे में लिखा जा सकता है कि कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो इंक्रीजिंग है, कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो डिक्रीजिंग है। इस तरह की चीजें वहां पे लिखी हो सकती है। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको कोई भी एक वो दिया हो सकता है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आपने करी होगी एनसीईआरटी की, अगर कर ली तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ स्पेशल उसमें आता नहीं। वो क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, एरिया की, वॉल्यूम की, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ये तो आपको सबको क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का किस किस तरह से यूज आता है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज वेरी फेवरेट और कॉमन क्वेश्चन टाइप जो जे एडवांस में आता है। उस वाले क्वेश्चंस में ग्राफ की जरूरत पड़ती है और ग्राफ बनाने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। जो ग्राफ हम बिना उसके बना सकते हैं, जो हमने देखे थे मॉड ऑफ लीनियर, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मॉड का, उसके जिसके हम ग्राफ बना सकते हैं, उसमें जनरली कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के कम आते हैं, क्योंकि वो वहां पे आ जाता है। इसके अलावा जनरल अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आपको, आप उसके बारे में बताना है कितने सॉल्यूशन है कितने नहीं है, तो उसमें एओडी की हेल्प लेते हैं अपन ग्राफ बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन ले लिए और मुझे सपोज इनके ग्राफ बनाने, तो मैं इसमें से एक ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ, बाकी चारों आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो भी ग्राफ बनाना होता है ना, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको हमेशा फॉलो करने हैं। ग्राफ बनाते वक्त हमेशा पहले हम ध्यान रखेंगे कि अब हमेशा डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन करनी पड़ती है। आपको ये वैल्यू हमेशा डिफाइन करनी है जो भी आपको ग्राफ बनाना है, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। डोमेन से आप डिफाइन करेंगे कि फंक्शन में एक्स की
लेफ्ट मोस्ट वैल्यू क्या होगी और राइट मोस्ट वैल्यू। तो अगर डोमेन सपोज मैंने डिफाइन कर ली दैट इज ए से बी, हो सकता है ए और बी इंक्लूडेड हो, ए और बी इंक्लूडेड नहीं हो, कुछ तो वैल्यू आएगी जो भी है। तो बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूँ एंड पॉइंट्स अपन डिफाइन कर लेते हैं कि एंड पॉइंट्स क्या है। तो हमेशा मैं डोमेन डिफाइन करने का सोचता हूँ। तो इन चारों में तो मुझे देख के लग रहा है एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो होने नहीं, सबकी डोमेन रियल नंबर। तो एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। इन चारों में अगर आप डोमेन देखोगे तो क्या है, दैट इज रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इन चारों में क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे सेकंड जो चीज हम निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स। ये भी आपको निकालनी है अगर ग्राफ बनाना, एंड पॉइंट्स पे आपको वैल्यू निकाल, इस पे आपको हमेशा वैल्यू निकालनी है। भले ही वो वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है नहीं कर रही है, बट उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं हम जहां पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी हम जनरली फाइंड करते हैं। ये भी वैल्यूज काफी जगह काम में आ जाती है। तो ये हम निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है एंड पॉइंट्स पे वैल्यू और इन पॉइंट्स पे, ये 3-4 पॉइंट है जहां पे आपको हमेशा वैल्यू निकालनी। अगर आप उसकी रेंज लिख सकते हैं फंक्शन की, आपको पता है, तो आप रेंज भी डिफाइन कर लीजिए। रेंज अपन जनरल फंक्शन की तो लिखते ही है, रैशनल फंक्शन और इनकी अपन निकाल सकते हैं, तो रेंज लिख लो। नहीं लिखी हुई तो कोई टेंशन नहीं। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या लिखते हैं, उसकी मोनोटोनिसिटी के हिसाब से पॉइंट निकाल। हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि कब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब वो फंक्शन डिक्रीजिंग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही निकालना होता है। दैट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो फंक्शन है काफी कॉमन टाइप का फंक्शन है, x की पावर x, x की पावर माइनस x, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसे जेईई एडवांस में ही आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है जो फ्रेम किया गया था, तो अपन यही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, तो इसकी मैं मोनोटोनिसिटी एनालाइज करता हूँ। तो मोनोटोनिसिटी एनालाइज करने का मतलब आप इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। ये वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर x 1 माइनस x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर x 1 माइनस x, फिर x 1 माइनस x का डेरिवेटिव तो आएगा 1 माइनस 2x। अब जब आप मोनोटोनिसिटी एनालाइज करेंगे तो जो भी dy बाय dx आएगा उसके आप क्या जनरेट करेंगे, फैक्टर्स। हमेशा आपको फैक्टर्स जनरेट करने जरूर। तो मैं फैक्टर्स जनरेट करके एनालाइज करता हूं, क्योंकि जब मोनोटोनिसिटी एनालाइज करी जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू इक्वल टू 0 करके निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। तो हम ये वैल्यूज करते हैं फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके अलावा अपन और क्या फाइंड करते हैं वहां पे, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, मोनोटोनिसिटी एनालाइज करते हैं। इसके अलावा हम ये भी चीज ध्यान होनी चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये भी कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, फैक्टर्स पहले जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम dy by dx की फैक्टर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी e की पावर x 1 माइनस x, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस x टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2। ये हमारे dy by dx के फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कुछ फैक्टर हमेशा नेगेटिव होते हैं। जैसे तुम यहाँ देखोगे तो e की पावर x वाला हमेशा क्या होगा, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट जनरेट नहीं होगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट जनरेट होगा वो यहाँ से होगा, दैट इज ये जो वैल्यू है ये कहां से आएगा, हम इस वैल्यू को करेंगे इक्वल टू 0, उससे अपने क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। तो अगर आप इसको 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे अपने यहाँ पे, तो यहां से आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 करना, मैं इसको 0 भी नहीं करता, मैं इसके भी फैक्टर ही निकालता हूँ जनरली, क्या रखना, इसको 0 नहीं करता। तो मैं यहाँ पे अगर इसके फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएंगे, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे आएगा ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो ये 2x x माइनस 1 और माइनस 2x प्लस x, 2x प्लस 1 और x माइनस 1, मेरे हिसाब से ये दो फैक्टर आएंगे, प्लस x माइनस 1, ठीक है, ये फैक्टर आएंगे। तो dy by dx के अब मैं क्या करता हूँ, उसको एनालाइज करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट से अब मैं नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट्स आ गए अपने, पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आ रहे हैं 1 और माइनस 1/2। ये वाले जो पॉइंट्स अपन इसमें मार्क कर लेते हैं, ये 1 हो गया अपना, एक पॉइंट हो गया अपना -1/2, ये दोनों पॉइंट्स अपन मार्क कर लेते हैं। तो इससे हमने को ये पता लग जाता है dy by dx का साइन क्या होगा। तो अपना नेक्स्ट स्टेप यही है कि इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये साइन ऑफ dy by dx यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इससे अपने को थोड़ा आइडिया तो ये लग जाएगा कि dy by dx का साइन अगर अपने को पता है तो हम फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। दिस इज हाउ इट इज।
तो अब हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं उस पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो अब x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी। x इक्वल टू 1 पे y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो अपन निकालते हैं क्योंकि उसी से मैक्सिमम मिनिमम का पता लगता है। फिर माइनस हाफ पे आप निकालेंगे वैल्यू, तो कितनी आएगी, माइनस हाफ, और ये आएगा 1 प्लस हाफ और माइनस हाफ, कितना आ जाएगा, माइनस 3/4। तो माइनस 1/2 e की पावर 3/4 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये जो भी वैल्यू है नेगेटिव आएगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है माइनस 1/2 e की पावर माइनस 3/4। ये कुछ तो वैल्यू आ गई। तो अब अपने को पता है कि वैल्यू यहाँ तक डिक्रीज करेगी, फिर आगे इंक्रीज करेगी और फिर वापस डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो अब मैंने तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट्स बोले हैं ये वाले पॉइंट्स, जहाँ पे x 0 होगा या y 0। x इक्वल टू 0 पे अपन पॉइंट निकाल सकते हैं, वैल्यू क्या आएगी 0। ये पॉइंट अपने को पता है यहाँ पे 0 है, ये फिक्स्ड है। y इक्वल टू 0 करोगे अगर आप, तो उसके लिए भी x इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा पॉइंट अपने को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, वो हम हटा देंगे। अब मैंने तुम्हें बोला एंड पॉइंट्स पे भी अपने को वैल्यू निकालनी। तो एंड पॉइंट्स अब इसमें क्या होगा, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी। तो अब इसके केस में एंड पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं निकलेगी, आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी निकलेगा और लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। अगर एंड पॉइंट्स होते कांस्टेंट तो डायरेक्टली इस पे वैल्यू आ जाती, कांस्टेंट नहीं है तो आप इस एंड पॉइंट्स पे वैल्यू लिखेंगे। x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो x इंफिनिटी हो गया अपना, गड़बड़ बनाया क्या, इंफिनिटी पे इंफिनिटी को अप्रोच कर, नहीं कुछ मिस्टेक। हाँ देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, अपने को ये दो वैल्यू निकाल। तो अब x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे निकालते हैं वैल्यू। तो अपना फंक्शन ये है x e की पावर x 1 माइनस x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, और ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी। तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये e की पावर माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये हो गया है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, दिस इज लाइक दैट। ये हो गया अपना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी को लिख सकता हूँ x अपॉन e की पावर x माइनस 1। इसको मैं ऐसे एनालाइज करूंगा, ये भी इंफिनिटी को है, ये भी इंफिनिटी को है, तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है। तो आप एल ऑपरेटर रूल से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, नीचे क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1। मैंने एल ऑपरेटर लगा लिया और ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कितनी है, तो इसको करेगा। और x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे आप क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा। तो अपने को पता लग रहा है इंफिनिटी पे 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अब अपना जो पॉइंट है अपने को मार्क करना है, x की वैल्यू इंफिनिटी और y की वैल्यू 0, तो वो वाला पॉइंट अपना यहाँ पे मार्क करेंगे। ये एंड पॉइंट है तो x इज इंफिनिटी, मेरे इस ग्राफ में इंफिनिटी यही है, और y की वैल्यू 0 है अप्रोक्सीमेटली, तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे, तो माइनस इंफिनिटी पे देखोगे तो फिर से वही सिचुएशन आएगी, तो फिर से वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आएगा, उसके केस में वो 0 को अप्रोच करेगा। तो अब अपने को ये पता है कि अपने को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ से अपने को यहाँ जाना है। तो अप्रोक्सीमेट ग्राफ कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन करूँ इन पॉइंट्स को, तो ये मेरे को दिख रहा है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और मुझे पता है कि अब यहाँ पे वैल्यू इस तरह से डिक्रीज करते हुए जा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है मतलब यहाँ से वैल्यू यहाँ जाएगी, और माइनस इंफिनिटी पे भी क्या है 0। अब माइनस इंफिनिटी पे जो 0 है आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो और यहाँ पे भी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी मतलब x की सबसे छोटी वैल्यू और उस पे 0, 0 ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। अब इसमें ये होगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो आएगा 0 माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस वैल्यू आ रही थी, वहां पे माइनस 1 आएगा, तो 0 माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए नीचे की तरफ वाली वैल्यू, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो कुछ कुछ ग्राफ अपने को दिख रहा है कुछ इस तरह से बने। अब एक्चुअल में ये ऐसा ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ तो होगा स्मूथ कर्व, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। तो ग्राफ जो होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ से अपन यहाँ जाएंगे, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, इस तरह से होगा यूं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये यूं जाएगा और ये यूं। लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ से किसी को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये यूं चल के और यूं आया या यूं चल के यूं आया, बस अपने को पता है कि इसको कट नहीं करना चाहिए, इसको कट नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं ये इसका ग्राफ बना लेता हूँ, तो अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन बना लूं, अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि x e की पावर x 1 माइनस x इक्वल टू 2, इसमें x की कितनी वैल्यूज है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x e की पावर x माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 2, इसके कितने सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 0, क्योंकि ये वैल्यू कभी 2 होती नहीं है, ये वैल्यू तो 1 से बड़ी तो है ही नहीं। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आपको उस फंक्शन के ग्राफ के बारे में जनरली सोचना होता है। जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उनके ग्राफ तुम डायरेक्टली बना सकते हो, जो स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है उनके केस में आप उसके ग्राफ को कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले डोमेन डिफाइन करते हैं, डोमेन डिफाइन करना, ये हमने क्वेश्चन देख लिया, और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डोमेन कैसे करते हैं डिफाइन। फिर डोमेन से अपने को एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो एंड पॉइंट्स अगर फिक्स्ड है तो एंड पॉइंट्स में फिक्स्ड वैल्यू आती है। एंड पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं है, जैसे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है, तो उस पे आप हमेशा लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। फिर हम निकालते हैं मोनोटोनिसिटी के पॉइंट, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, फंक्शन कब डिक्रीजिंग है। उन पॉइंट्स पे भी फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी, और फिर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स पे वैल्यू, और इनको सिर्फ आपको ज्वाइन करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टाइप से dy by dx के साइन के हिसाब से।
फर्क नहीं पड़ता आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया या ऐसे ज्वाइन किया, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि कितने सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन करता तो मेरे को आइडिया लग जाता। बस ये ध्यान रखना होता है कि इस एक्सिस को ये कभी कट नहीं कर सकता, क्योंकि x इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू 0 ले नहीं रहा है। बस ये ध्यान रखना। तो स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं तो इसको कट मत कर देना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू अपने को दिखता है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये बाकी ग्राफ भी तुम खुद से बनाने की कोशिश करना, जैसे मैंने यहाँ पे दिया। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखे, इस तरह के फंक्शंस वहां पे दिए हुए हैं। तो इनको क्या अभी तुम पहले से ही खुद एनालाइज कर लोगे, इनके ग्राफ के बारे में समझ लोगे, तो तुम्हें क्या एग्जाम में इनसे कंफर्टेबिलिटी रहेगी। और एग्जाम में यही फंक्शंस क्वेश्चन में यूज करके अब इसमें एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन बना दे कि भाई बताओ 0 से 1 तक का एरिया क्या होगा। तो 0 से 1 तक अपन को इंटीग्रेशन पता है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना। अगर तुम इंटीग्रेट कर सकते हो तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स इंटीग्रेट करके आंसर निकाल। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये स्टेप्स हमेशा हम फॉलो करते हैं, मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूँ। नेक्स्ट अगर अपन देखें, जैसे ये x की पावर 1 बाय x हमने पढ़ा होगा, इसकी डोमेन x ग्रेटर देन 0 होती है। इस तरह से ये डिफाइन होता है। x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, ऐसे ही x की पावर 1 बाय x है। इस फंक्शन को भी जनरली हम डिस्कस करते हैं, हर कोचिंग में इसको पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं इसका बात करूंगा तो डोमेन तो अपने को पता है। एंड पॉइंट्स कौन से होंगे, 0 से इंफिनिटी। ये हो गया अपने यहाँ पे 0 से लेकर के इंफिनिटी, यही हो गया यहाँ पे। तो ये अप्रोचिंग टू 0 है, फिर ये अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो अप्रोचिंग टू 0 से इंफिनिटी पे क्या होगा, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आएगी। 0 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, 0 मतलब हो गया 0 प्लस 0.11111। उसकी पावर अगर आप इंफिनिटी करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे क्या होगा, जो y है मतलब x की पावर 1 बाय x किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो एंड पॉइंट्स में निकाल लिया, और x की वैल्यू इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी की पावर 0 वहां पे आएगा। इंफिनिटी की पावर वेरी स्मॉल वैल्यू, तो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी की अप्रोचिंग टू 0, तो वो तो आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो अभी वहां तक नहीं जाते हैं, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल के इसको एनालाइज करते हैं। x की पावर 1 बाय x का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा y इक्वल टू ln y इक्वल टू 1 बाय x ln x। तो जैसे ln x बाय x को एनालाइज करेंगे ही वैसे ही अगर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें ln x बाय x का ग्राफ बनाना है, तो वो भी तुम बना सकते हो। ln x बाय x का ग्राफ भी वैसे ही एनालाइज होगा जैसे x की पावर 1 बाय x का होगा। तो हम इसमें अगर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, 1 बाय y dy बाय dx, और ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे x स्क्वायर। ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x है मल्टीप्लाइड बाय सॉरी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है 1 बाय x, सही लिखा था मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, नीचे हम लिख लेंगे x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ln x। अब अपने को यहाँ पे पता है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो हमें पता है सिर्फ इसी को इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट आएगा। इससे अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लिख लेता हूँ, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा ln x इक्वल टू 1 को करके x की वैल्यू आएगी इक्वल टू e। अपने को ये पता लग गया कि क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू e। अब अपने को पता है जो भी ग्राफ है उसमें x इक्वल टू e एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये e से बड़ी वैल्यू लिखोगे तो dy बाय dx का साइन क्या आएगा, आपको सिर्फ ये देखना है इसका साइन क्या है। अब ध्यान रखेंगे ये जो y है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो सिर्फ जो साइन आएगा वो सिर्फ 1 माइनस ln x का आएगा। x की वैल्यू से बड़ी पुट करोगे तो ln की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो साइन नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं dy बाय dx के साइन की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा और यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहां से लेकर के e तक वैल्यू बढ़ेगी, फिर वैल्यू डिक्रीज करेगी, और 0 पे वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो हम लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हॉलो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसमें इंक्लूड नहीं हो सकती। e पे वैल्यू निकालेंगे तो e की वैल्यू आएगी दैट इज e रेज़ टू पावर 1 बाई, यहाँ वैल्यू आएगी e रेज़ टू पावर 1 बाई, ये इंक्लूडेड पॉइंट होगा। अब x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू निकालनी है तो आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी वो किसको अप्रोच कर रही है। तो x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अपने को पता है यहाँ से यहाँ वैल्यू बढ़ेगी फिर घटेगी, तो वैल्यू आप ऐसे बढ़ा सकते हो फिर नीचे घटा सकते हो। तो अब अपने को ये करना है, तो अब अपने को नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x की पावर 1 बाय x। मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ln ले सकते हैं, ln y इक्वल टू 1 बाय x ln x। तो हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ln x बाय x की लिमिट कितनी होगी, हम निकालेंगे एल ऑर्बिटल से, क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। ln x की वैल्यू होगी 1 बाय x एल ऑर्बिटल से x का डेरिवेटिव पर, तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर, तो हमें पता लग रहा है कि x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे x की पावर 1 बाय x 0 को अप्रोच करता है। इंफिनिटी वाला पॉइंट ये है और y की वैल्यू 0 है। तो अब अपने को ग्राफ का आइडिया लग गया, ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से जाएंगे इधर, इस पे डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 होगा, तो स्मूथ कर कुछ इस तरह से बनना चाहिए। तो ये इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ बना लिया, कुछ भी पूछे जाए इसके बारे में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है,
तो अपने को मैक्सिमम मिनिमम से ये आइडिया लग गया था कि ग्राफ किस तरह से होगा। एंड पॉइंट्स पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, तो हम कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब x की पावर 1 बाय x इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन पुराना आईआईटी में आया, 1980s में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको पूछा गया था e की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर e बड़ा है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। इनको आपको कंपेयर करना था। इसको कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं e की पावर 1 बाई और पाई की पावर 1 बाय पाई। इस फंक्शन पे वैल्यू, तो ये हमारा e है e की पावर 1 बाई, और अगर मैं पाई को मार्क करूंगा तो पाई कहां होगा, पाई यहाँ कहीं होगा, e से वैल्यू बड़ी होगी, तो पाई पे वैल्यू हो जाएगी पाई की पावर 1 बाय पाई। तो मुझे दिख रहा है e की पावर 1 बाई पाई की पावर 1 बाय पाई से बड़ा है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर ले लूंगा पाई e, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं वैसे मैंने दोनों तरफ पावर पाई ले ली, तो हम बोल सकते हैं e की पावर पाई भी क्या होगा, पाई की पावर e से बड़ा होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यहाँ पे जो वैल्यू है पावर में वो यहाँ बेस में है, यहाँ जो पावर में है यहाँ बेस में है, अगर इसको कंपेयर करना है। जैसे सपोज आपको कंपेयर करना है 2001 की पावर 2002 और 2002 की पावर 2001, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो अब मुझे दिख रहा है 2001 पहले आएगा, 2002 बाद में आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी छोटी होगी, 2001 की पावर 2002 क्या होगा, बड़ा। ऐसे हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अब 0 से e के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू लूंगा तो अलग हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ वैल्यू ले ली, 0 से e होता है 2.7, तो अगर मैंने वैल्यू ले ली सपोज 3/4 और एक वैल्यू ले ली मैंने 7/5, तो मैं ये बोल सकता हूँ 3/4 की पावर 4/3 जो है और 7/5 की पावर 5/7, इसको कंपेयर करना है तो हम ये बोल सकते हैं 3/4 से पावर 7/5 पे वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं। इस फंक्शन के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पहले आया हुआ है, तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये हमने इसका ग्राफ यहाँ पे बना लिया। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। log x by x का तुम ग्राफ बना सकते हो, डोमेन x ग्रेटर देन 0। log x by x को भी वैसे ही एनालाइज करेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो ये वाला जो है ये तुम एनालाइज कर सकते हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें भी क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट e ही आए। अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। अगर हमको इसको एनालाइज करना है, ये सिंपल होना चाहिए। तो अपने को दिख रहा है डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेन तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी कितना आएगा, वो आएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, वो आएगा 0 को अप्रोच करेगा। और लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी भी कितना आएगा, 0 को अप्रोच करेगा। वो तो सेम ही आ रहा है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। इस पे अपने को दिख रहा है y इज अप्रोचिंग टू 0, इस पे भी अपने को दिख रहा है y इज अप्रोचिंग टू 0। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑलरेडी तुम्हारे साथ डिस्कस कर सका हूं कि x की इवन पावर है, तो अपन ये बोल सकते हैं इसका ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जो मैंने x की जगह मॉड x और आपको बताया था। तो ग्राफ के वो कॉन्सेप्ट तो हमेशा अपने को ध्यान रखनी है, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये भी अपने को पता है। एंड पॉइंट्स पे अपने देख लिया वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा नेक्स्ट होगा अपना एंड पॉइंट्स हो गए, लिमिट ये हो गया, सिमेट्रिक पता लग गई। अब एक पॉइंट पर और वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि मैंने बोला है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। y इक्वल टू 0 से तो कोई वैल्यू x की आनी नहीं, लेकिन x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है। तो अपने को ये पता लग रहा है 0 पे वैल्यू 1 है, ये तो है क्लियर। अब अपने को एंड पॉइंट्स पे भी पता है, यहाँ पे इंफिनिटी पे 0 हो रहा है, माइनस इंफिनिटी पे भी 0। एंड पॉइंट्स पे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट, और माइनस इंफिनिटी पे भी 0 है, क्योंकि e की पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों एंड पॉइंट मैंने ऊपर बनाए। मुझे पता है यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और सिमेट्री, तो थोड़ा तो अपन देख के आइडिया लगा सकते हैं। बट अब अपने को बस ये देखना है कि ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा, इस चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि e की पावर x स्क्वायर हमेशा ये पॉजिटिव होगा, तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगा। तो ये इसका मतलब अबव x एक्सिस ही होगा, इसका ग्राफ इसके ऊपर ही बनने वाला है, ये अपने को पता है। अब अपने को सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर तो बनेगा, यहाँ से यहाँ जाना है, तो अब ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये यूं जाके यूं जाएगा या सीधा जाएगा, वो देखना है अपने को यहाँ। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट चीज अपन देख लेते हैं डेरिवेटिव, उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन खत्म। तो ये आएगा -2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अपने को दिख रहा है कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आएगा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के बहुत, तो ये सिमेट्रिकल। तो हम बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए dy बाई dx क्या होगा, हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, और लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही है, तो अपने को दिख रहा है इसमें, तो क्रिटिकल पॉइंट भी यही आ रहा है। तो यहाँ से आगे dy बाई dx का साइन नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो अपने को दिख रहा है यहाँ से 0 पे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनेगी, यहाँ से और यहाँ से इसका ग्राफ। तो ये चीज हम इसके बारे में बता सकते हैं, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, सपोज अपने को इसका ग्राफ बनाना, सर x upon x x अपॉन x to the power x, क्या, so x to the power x का ग्राफ। वो तुम खुद से बना के देखना।
वो सब मैंने छोड़ दिया है, खुद से देख लेना। अब जैसे log x अपॉन x है, x अपॉन log x, तुम खुद से देखना बना के क्या है। इससे एनालाइज करोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा ये क्या कॉमन फंक्शन है, इसके ग्राफ आ सकते हैं। मतलब इतना बेसिक एनालिसिस तुम्हें करना आना चाहिए। तुम बना लेना ग्राफ और मेरे को सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा। अगर उसमें मेरे को दिखेगी कोई गलती तो मैं बता दूं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जैसे सपोज इसका ग्राफ बनाना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x अपॉन प्लस e की पावर माइनस x। सबसे पहले डोमेन देखो, डोमेन में अपने को दिख रहा है नीचे वाली वैल्यू तो कभी जीरो होगी, तो डोमेन अपने को पता है रियल नंबर ही होगी, तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी आ गए अपने एंड पॉइंट्स। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, ये दो चीजें तो अपने को निकाल ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डोमेन डिफाइन कर दी थी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एंड पॉइंट्स पे तो अपने को लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी चाहिए ताकि हम इसकी एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज का आइडिया ले सकें। तो x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, तो e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब है नेक्स्ट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी में मैंने बताया मैं पहले x को माइनस की पुट करता हूँ फिर एनालाइज करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है आंसर। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसमें मैं पहले करूंगा x को माइनस t, फिर लिमिट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी में एनालाइज करूंगा। हमेशा यही करना है, यहाँ मिस्टेक मत करना, तो गड़बड़ आंसर आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ रहा है e की पावर माइनस t माइनस e की पावर t अपॉन e की पावर माइनस t प्लस e की पावर। तो अब देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस 2 e की पावर t e की पावर 2t, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस e की पावर 2। अब अगर आप लिमिट निकालनी है तो e की पावर 2t से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन e की पावर 2t माइनस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू आएगी माइनस। तो देखो अगर आप यहाँ से निकाल लेते तो यहाँ से भी आंसर बनाता और इसका भी आंसर आप डायरेक्टली बोल देते, लेकिन आंसर इसका क्या आएगा माइनस। सो इट्स बेटर कि आपको x को माइनस की पुट करके ही स्टार्ट करना चाहिए। ये होगी हमारी नेक्स्ट चीज। फिर हमेशा हम x को माइनस x से प्लेस करके देखते हैं f ऑफ माइनस x इक्वल टू fx है या नहीं, ये भी अगर आपको आइडिया मिल जाता है तो ये भी चेक करना है, ये भी हमें हमेशा देख लेना चाहिए। इसके अलावा x इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू हम देख लेते हैं, जो मैं तुम्हें बता रहा था x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो इतने पॉइंट तो अपने को पता लगे। ऑड फंक्शन से अपने को पता लग जाएगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये सपोज हमारा कर्व है, तो ये पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। एक पॉइंट अपने को पता है 0,0, एक पॉइंट अपने को पता है कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी है तो y की वैल्यू क्या है 1। इंफिनिटी वाला पॉइंट हो गया ये, और y की वैल्यू 1 वाला पॉइंट हो गया यहाँ। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं y इक्वल टू 1। तो अगर मुझे मार्क करना है पॉइंट, सो दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू इंफिनिटी एंड y इक्वल टू 1। ये है वो पॉइंट। इंफिनिटी मेरा ये क्यों है, क्योंकि इसके मैं x एक्सिस के एंड पॉइंट पे हूं, तो मेरा इंफिनिटी यही है, तो मेरे ग्राफ में यही पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर माइनस इंफिनिटी पे देखेंगे तो माइनस 1 है, तो माइनस 1 वाली वैल्यू बना लेंगे, ये हो गया मेरा माइनस 1 वाला पॉइंट। और माइनस इंफिनिटी पे माइनस 1 है, तो ये वाला पॉइंट अपने काम। तो अपने को पता है यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा बट अप्रोच करेगा। अप्रोच देखो, अब इसके ग्राफ का थोड़ा आप आइडिया ले सकते हो इसमें भी। तो अप्रोच करेगा तो देखो ग्राफ की तीन ही शेप होती है, अगर वो हमेशा इंक्रीजिंग और हमेशा डिक्रीजिंग होता है तो पहले अपने को उसका डेरिवेटिव जरूर निकालना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि क्या पता ये यूं करके और यूं तो नहीं है। बाकी अपने को ये पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, तो ये इस तरह से जा सकता है अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है। चलो इसके लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव एनालाइज कर लेते हैं, दैट इज अ बेटर अप्रोच। तो dy बाय dx अपन निकाल लेते हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या अदर वे राउंड कुछ है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ऊपर का आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, माइनस आएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अपॉन में आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, e की पावर x का स्क्वायर e की पावर माइनस x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 ab से 2 माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 2ab, तो ये माइनस 2 आएगा, बाकी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो अपने को यहाँ से ये पता लगेगा कि ये फंक्शन हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो अब शेप्स क्या होती है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसकी शेप होती है तो स्ट्रेट लाइन होगा, या इस तरह से शेप होती है, या इस तरह से शेप, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड, तीसरी को शेप होती है। तो अगर एग्जैक्ट शेप देखनी है तो मेरे को बताइए ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप शेप ऐसे बनाओगे तो ये 1 को कट कर जाएगा, और ये 1 हो नहीं सकता, कभी 1 को अप्रोच ही कर सकता है, इसीलिए 1 को अप्रोच ही ऐसे ही करेगा। तो यहाँ से शेप जो है इसकी इस तरह से होगी। अब इस पॉइंट को अगर मेरे को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है तो या तो मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं या फिर मैं ऐसे ज्वाइन करूं, ऐसे ज्वाइन करूंगा तो माइनस 1 को कट कर जाएगा, तो ऐसी शेप तो हो नहीं सकती, तो शेप कैसे होगी, कुछ कुछ ऐसी ही शेप होनी चाहिए, इस तरह से इसको ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। तो इससे आप इसकी कनकेविटी का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन में नहीं पता लगेगा, लेकिन कनकेविटी का ऐसे कोई यूज आता नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, तो ये इसकी ग्राफ की शेप हो जाएगी। तो ऐसे तुम यहाँ पे इसके ग्राफ की शेप को बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ग्राफ। अब इसी का एक और भाई है, इसका अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो ये ग्राफ तुम बना लेना, इसमें x इक्वल टू 0 जो है पॉइंट नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वो वाला ग्राफ बना था यहाँ पे,
ये वाला ग्राफ बनेगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये ग्राफ बना के तुम देख लेना कि वो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो वो कैलकुलेशन तुम कर लेना, सिमिलर तरह से बनाना जैसे मैंने पहले वाला बनाया। नेक्स्ट है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड सा फंक्शन है। ये फंक्शन अपन देखते भी हैं क्योंकि इसकी अपने को रेंज भी निकालने को बोला जाता है, इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, एक तो पॉइंट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू y की कितनी होगी? एक पॉइंट तो अपने काम का ही होता है, वो आएगा 0। y इक्वल टू 0 करेंगे तो भी x इक्वल टू 0 आएगा। एक पॉइंट तो अपने को ये पता लग गया इस ग्राफ पे, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इस पे क्या होगा? डोमेन। तो डोमेन देखोगे अगर आप फंक्शन की, वो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अब आप यहाँ पे इसमें भी वही करोगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी करोगे तो क्या आएगा? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी? तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इवेंचुअली वैल्यू 0 आ जाएगी, तुम्हें पता है। और माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो भी क्या आएगा? ये 0 में ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 0 आएगा। पिछले वाले केस में +1 -1 आ रही थी डिफरेंट वैल्यू, लेकिन इस केस में 0 आई। तो आपको पता लग रहा है x की वैल्यू इंफिनिटी पे जाएंगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी पे भी 0, लेकिन माइनस इंफिनिटी पे -0 को, मतलब 0 के जस्ट नीचे होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है नेगेटिव होगी। तो माइनस इंफिनिटी पे नीचे का पॉइंट आएगा, इस पे ये ऊपर का पॉइंट आएगा। तो अपने को पता है यहाँ से अपने को यहाँ जाना है और यहाँ से अपने को यहाँ जाना है, तो अपन ऐसे सीधा तो जाएंगे नहीं। तो ये कुछ नीचे से ऊपर जाके या इधर से यूं जाके कुछ ऐसे होना चाहिए, थोड़ा आइडिया अपने को लग रहा है। अब इसके बारे में अपन और क्या बोल सकते हैं? अब अपन इसका डेरिवेटिव बोल सकते हैं, dy बाई dx। इवन ऑड फंक्शन तो ये कुछ है नहीं, तो डेरिवेटिव लेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे अपने को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं 1 और -1। तो 1 और -1 मार्क कर लेते हैं, x अपना 1 यहाँ कहीं होगा और -1 सपोज अपना यहाँ कहीं होगा। तो अब इसके लिए अपन फाइंड कर सकते हैं साइन ऑफ dy बाई dx कितना होगा। साइन ऑफ dy बाई dx अगर मैं देखूं तो उससे मेरे को और आइडिया लग जाएगा। dy बाई dx का साइन क्या होगा? अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव होगा, तो dy बाई dx का साइन यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव है क्योंकि चेंज ही नहीं करेगा साइन, क्रिटिकल पॉइंट पे ही करेगा। फिर यहाँ पे अपन देखेंगे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा। तो अपने को पता है यहाँ से वैल्यू -1 तक जब आएगी डिक्रीज करेगी, तो -1 पे क्या होगी? वैल्यू डिक्रीज करेगी, और -1 पे आप चाहो वैल्यू निकाल भी लेंगे तो -1 अगर आप पुट करोगे तो कितना आएगा? -1/2। इस पे अपने को वैल्यू मिल रही है -1/2, और +1 पे पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? +1/2। ये देखो ऑड फंक्शन है, इवन तो नहीं था बट ऑड है, x को -x पुट करेंगे। ये थोड़ा अपने को पता लग गया सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ये भी अपन इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये अपने को पता लग गया सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो अब अपने को पता है कि यहाँ पे वैल्यू ये है और यहाँ पे वैल्यू ये है। तो अब अपने को ये पता है ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन, तो अपने को दिख ही रहा है ग्राफ कैसा होगा कुछ। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी शेप होगी, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। और अगर आपसे इसकी रेंज पूछी जाए तो वो भी अपने को दिख रही है, -1/2 से 1/2, वैसे भी निकाल सकते हैं। और रेंज आप दूसरा तरीका तो आपको आता ही है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास। इसकी रेंज क्या आएगी? -1/2 से 1/2, 0 इंक्लूडेड होगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 है। और एक रेंज निकालने का अपन ने तरीका पढ़ा था, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। फिर x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम लगाते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे भी क्या आती है? इसकी रेंज ही आती है। तो इस ग्राफ के बारे में हम ये चीज यहाँ पे बता सकते हैं, ये इसका शेप होगा। तो अगर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वेट किया जाए किसी और दूसरे फंक्शन से और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाए, इसकी वैल्यू 2 कर दे, 3 कर दे, तो उससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि ग्राफ में इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आए। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दैट इज नेक्स्ट ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं अपन। √x प्लस √y इक्वल टू 1। तो अब देखो इसमें तो क्वेश्चन में मैंने लिख लिया x y दोनों पॉजिटिव है, नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आपको पता है रूट के अंदर है तो पॉजिटिव ही होंगे। इससे अपने को पता चल जाता है, तो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये इसकी शेप होगी, ये मैं भी बनाऊंगा कैसे आई, बट अपने को पता है ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और तो कहीं बनने वाला नहीं। ये काफी स्टैंडर्ड शेप है, इस पे एरिया अंडर द कर्व पे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो √x प्लस √y इक्वल टू 1 का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो x की वैल्यू होगी 0 से बड़ी, तो उसके हिसाब से आप y निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है डोमेन, एंड पॉइंट्स पे अपन वैल्यू निकालते हैं। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो √y आएगा 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 1। ये तो अपने को पता लग गया। अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू इंफिनिटी तक ले जाएं, क्योंकि डोमेन के हिसाब से तो अपने को ये दिख रहा है, लेकिन अगर x की वैल्यू आप इंफिनिटी तक ले जाओगे तो 1 माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, वो तो दिक्कत होगी।
तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो डोमेन अपने को ये फिक्स हो गई, x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक की होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वैसे देख रहे थे अंडर रूट से तो x ग्रेटर देन 0 दिख रहा था, लेकिन 1 से एक्सटेंड करते ही तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट बाय नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए 1 से बड़ा होगा। एंड पॉइंट्स पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0। तो ये अपने को 2 पॉइंट मिल गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये अपना क्लियर है। इसके बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट अपने को जाना है, तो अपन जाएंगे कैसे? अपन जा यूं भी सकते हैं, जा ऐसे भी सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा डेरिवेटिव एनालाइज करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन है वो ऐसा है, रूट वाई इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स। अब आपको y लिख सकते हो आप 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें बताया स्क्वायर करने से जो ग्राफ में फर्क आएगा वो सिर्फ इतना ही होता है कि वो दूसरे क्वाड्रेंट वाला भी बनता है, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेंगे क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसमें y जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 तक होगी, उसके हिसाब से x के हिसाब से अपन ने देख लिया। अब मैं इसको एनालाइज करूंगा तो इसको मैं डेरिवेटिव लूंगा dy बाय dx, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स और ये क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब आप नोटिस करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है ये रूट y ही है, ये देखो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अपने को पता है। रूट एक्स भी क्या अपना हमेशा पॉजिटिव है, ये भी अपने को पता है। अपने को सिर्फ दिख रहा है नेगेटिव साइन यहाँ पे, तो अपने को पता लग रहा है dy बाय dx हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन बोल सकते हैं फंक्शन हमेशा क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अपने को अगर पता है डिक्रीजिंग है, अपने को इस पॉइंट से इस पॉइंट आना है, तो तुम ग्राफ ऐसे बनाओ या उल्टा बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर एरिया निकालना है तो एरिया अपना यही वाला होगा, अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया बाउंडेड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसकी शेप ऐसे होगी कि या ऐसे होगी, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये तरीका हो जाएगा यहाँ पे उसको समझने का। बट नेक्स्ट डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्जैक्ट शेप बनाने के लिए कोई नहीं बोलता है आपको पॉइंट को ज्वाइन करके ग्राफ बनाना। तो मैं तो ग्राफ क्या करता हूँ, इसे स्ट्रेट लाइन से बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रफ में ग्राफ बनाना होता है। एरिया जो निकालना है वो तो अपने को इंटीग्रेट करके निकालना ही पड़ेगा। अगर सपोज अपने को एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा एलिमेंट, dx विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे और अब हम यहाँ पे ये एरिया लिख सकते हैं। तो अगर अपने को एरिया लिखना है तो एरिया अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y dx। तो अपन यहाँ पे ये एरिया इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो y की वैल्यू क्या है आप पुट करेंगे 1 माइनस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ पे एरिया आएगा 0 से लेकर के 1, y की जगह पुट कर लेंगे 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ पे dx। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका एरिया आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक छोटा बनाया जा सकता है, जेईई मेन में आ सकता है। बाकी दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है इस ग्राफ को यूज करके। नेक्स्ट हम ग्राफ देखते हैं एक और। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, दैट इज x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। अगर सपोज अपने को इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो अपन कैसे करें। इसके ऊपर इस बार जेईई मेन में भी किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब इसका जो ग्राफ है और उसका जो ग्राफ, इसमें फर्क क्या है। इसका भी ग्राफ सिमिलर टू प्रीवियस जो ग्राफ था, सेम ही ग्राफ होता है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है कि उसमें थी पावर में जो फ्रैक्शन था पावर 1/2 थी, रूट एक्स था। रूट में क्या होता है, एक्स और वाई क्या होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, दैट इज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसीलिए ग्राफ जो बना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो एक्स की पावर स्क्वायर है, वाई की पावर भी स्क्वायर। तो इसको देख के अपने को पता लग रहा है कि अगर आप एक्स को माइनस एक्स पुट करेंगे और वाई को माइनस वाई, तो आपको सेम वैल्यू वापस मिलेगी। तो ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ था वैसा ही होना चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस फंक्शन ग्राफ अपने देखा अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ही ग्राफ आ रहा था, राइट, कि एक्स की वैल्यू 0 से अगर आप a लेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ बना था, सिमिलर टाइप ऑफ शेप बनाई। तो ये इसकी शेप होती है, बाकी आपको सिमेट्री से चारों क्वाड्रेंट में बनाना है। और अगर आपको एनालाइज करना है तो डेरिवेटिव लेके आप आगे भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ग्राफ को किया। अब यहाँ पे इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया वो कई बार पूछ लेते हैं कि एरिया निकाल, ये टोटल एरिया कितना होगा। तो ये टोटल एरिया कितना होगा, एरिया बाउंडेड निकाल लेते हैं कर्व का कितना होगा। तो वो एरिया पूछ सकते हैं, ये 4 पार्ट्स में एरिया है, तो हम एक एरिया एवेलुएट करेंगे और आंसर निकाल। तो एरिया एवेलुएट करने के लिए आपने क्या कहा वो काम में आता है, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब एरिया हम कैसे लिख सकते हैं इसका एरिया अपन लिखते हैं इस तरह से कि यहाँ पे हम वर्टिकल एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने पहले वाला का एरिया लिखा। पिछला वाला एरिया लिखना इजी था क्योंकि इंटीग्रेशन y dx आ रहा था, दैट वाज इजियर टू अंडरस्टैंड। लास्ट वाला एरिया इंटीग्रेशन y dx, तो उसमें क्या था, इजी था y को x की टर्म्स में पुट करके इंटीग्रेट करना, क्योंकि उसमें स्क्वायर आ रहा था। इसमें देखो क्या आएगा, y को x की टर्म्स में पुट करोगे तो क्यूब ऑफ सम वैल्यू आएगा और क्यूब के बाद में उसका रूट भी लेना पड़ेगा, तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये एरिया इवैल्यूएट करने के लिए हम वैसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो
इसके लिए क्या किया जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म किसके सिमिलर होती है, जैसे आप सर्कल्स में लिखते हैं वैसे ही सिमिलर होती है। सर्कल के लिए अगर इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा। वैसे ही है, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है x की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो हम इसी तरह से लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे cos थीटा और इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे sin थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए। या cos t लिख लीजिए, थीटा लिखा है तो थीटा लिख लीजिए, t लिखा है तो t लिख। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एक्चुअली में इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसके एरिया को इवैल्यूएट कर सकें इजीली। सो दैट इज मोर और लेस लाइक सब्स्टिट्यूशन। जो आप इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा उसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो जैसे अगर मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखूंगा तो क्या आएगा, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 फिर आएगा कि पावर 3/2 dx। तो ये इंटीग्रेट अपने को करना पड़ेगा। अब इसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो या तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में सब्स्टिट्यूशन का सोचो या फिर आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ऐसे लिख लो। पॉइंट ऐसे लिखने से क्या होगा, पॉइंट ऐसे लिखने से होगा कि ये जो एरिया हमने यहां लिखा है इस एरिया को हम फिर लिख सकते हैं इस तरह से। देखो ये जो एरिया आपने लिखा है इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y की जगह क्या आएगा, a sin क्यूब b। तो बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं। और dx की जगह क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा, 3a cos स्क्वायर t मल्टीप्लीकेशन में आएगा माइनस sin t dt, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं तो x की वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेकर के a तक। तो आपको यही सोचना है t की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए कि x की वैल्यू 0 से हो। तो t की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू a आएगी, t की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो 0 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, अपने को समझ में आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा x कोऑर्डिनेट तो ये 0 हो जाएगा, तो t आएगा π/2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन π/2 से 0 होगा, 0 से π/2 नहीं होगा। π/2 से 0 करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, आगे ले आता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2 और 3a² बाहर आ जाएगा, 3a² बाहर आ जाएगा और ये आएगा sin 4t और आएगा cos स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये छोटा वाला एरिया ध्यान रखिए, इसका 4 टाइम्स जो है वो आंसर आएगा। तो ये एरिया की वैल्यू ये आएगी, एरिया यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स ये जो मैंने ब्लू में एरिया लिखा है ये इसके बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू आप इवैल्यूएट करेंगे तो ये वैल्यू शायद इसके बराबर आएगी 3π²/8। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है वालिस फार्मूला जो आप यूज कर सकते हैं, जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रखते हैं 0 से π/2 का इंटीग्रेशन sin रेज़ टू पावर nx का। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो cos स्क्वायर t है आप उसको लिख लीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर t। तो ये दो इंटीग्रेशन है, sin रेज़ टू पावर 4t और sin रेज़ टू पावर 6t। sin रेज़ टू पावर nt का इंटीग्रेशन 0 से π/2 का अपने को फार्मूला पता होता है। sin रेज़ टू पावर nt cos रेज़ टू पावर nt दोनों इक्वल होते हैं 0 से π/2, क्योंकि अगर आप इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस b माइनस x तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो ये उसकी वैल्यू लिखी जाती है n। तो हम ऐसे चलते देखो n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 इस तरह से नीचे से स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी तो एक वैल्यू मैं लिख के यहाँ पे आपको बता देता हूँ 0 से π/2 अगर आपको लिखना है sin रेज़ टू पावर 4t dt। तो आपको चलना ऐसे ही है, n से स्टार्ट करेंगे, पावर n है 4, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 4 3 2 1। अब इसके हिसाब से तो यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन 0 पे जाएंगे नहीं, अपने को 1 पे जाके रुक जाना है। तो जैसे ही आप 1 पे पहुंच गए वहां पे आपको रुकना है। अब इसमें यहाँ पे नीचे 0 आना चाहिए तो 0 पे नहीं जाएंगे। तो अगर पावर इवन होती है तो लास्ट वैल्यू हम लिखते हैं π/2, और अगर पावर ऑड होगी तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ये होगा जैसे अगर आप पावर ऑड होती sin रेज़ टू पावर 5t का अगर क्वेश्चन होता तो उसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से, दैट इज नीचे से स्टार्ट करेंगे 5 4 3 2 5 4 3 2 और यहाँ पे लास्ट में आ जाता है नीचे 1। तो जो लास्ट में 1 आता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं। इस तरह से ऑड वाले का इवैल्यूएशन होता है, इस तरह से उसकी वो वैल्यू होती है। तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसको एज ए रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जाता है, इसको यूज करते हैं। ये एरिया ये आता है, इसको इवैल्यूएट कर लेना। इसके जेईई मेन में इस बार भी क्वेश्चन आया था जिसमें ए की वैल्यू 1 दी हुई थी, तो शायद यही आंसर था, वो आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अभी इन जनरल हम एक दो ग्राफ और देखते हैं जिसमें ग्राफ बनाए बिना भी एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर अपने को इसका ग्राफ देख रहा है तो अपने को दिख रहा है x की पावर इवन, y की पावर इवन, सिमेट्रिक अबाउट x, सिमेट्रिक अबाउट y। तो यहाँ पे जैसा ग्राफ वहां जैसा ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाए। फिर हम निकाल लेते हैं डोमेन। तो डोमेन के लिए हमें पता है y² दिया हुआ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो राइट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट साइड को अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा x², x की पावर 4 कॉमन, फिर आएगा 1 माइनस x²। तो डोमेन निकालेंगे तो हम कंडीशन लगाएंगे ये भी पॉजिटिव होना चाहिए।
उससे अपनी डोमेन क्या आएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज -1 to 1, तो ये आ जाएगी हमारी डोमेन। तो अब अपने को इससे ये आइडिया लग गया कि जो भी ग्राफ बनेगा वो -1 से 1 के बीच में बनेगा, उसके आगे पीछे तो अपने को जाना ही नहीं। तो इसका एरिया बाउंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में कई बार आ जाते हैं। अब इसकी शेप कैसे बनाएंगे, अपने को पता है जो शेप यहाँ होगी वही शेप यहाँ होगी, वही शेप यहाँ होगी और वही शेप यहाँ होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है चारों के अबाउट। अब हमने डोमेन निकाली, तो डोमेन के जो एंड पॉइंट्स है उसमें वैल्यू निकालेंगे, तो आप नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो y की वैल्यू आएगी 0। x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालेंगे तो भी क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 0। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने हमेशा बोला x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। तो अपने को 3 पॉइंट पता लग गए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अभी अपने ग्राफ नहीं बनाया, अब अपने को ग्राफ सिर्फ यहाँ बनाना है, तो अपने को पता है यहाँ से चलना है और यहाँ जाना है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, तो ग्राफ कुछ ऊपर से जाके आएगा, ये अपने को आइडिया है। तो अब ग्राफ ऊपर से जाके आएगा, अभी ऊपर से जाके नीचे जाएगा, तो या तो देखो ग्राफ इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है तो कुछ ऐसा बनेगा, या तो यूं जाएगा या फिर यूं जाके ये यूं जाके यूं चला जाए, बट ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा। क्यों ऊपर रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहा हूं, तो जो भी ग्राफ बनेगा ऊपर ही बनेगा। तो यहां तक अपने को क्लियर है कि ग्राफ ऊपर ही बनेगा, दैट इज व्हाट वी नो। तो अगर मैं बोलूं इसका एरिया बाउंडेड निकालो, तो एरिया अगर अपने को लिखना है, सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना, तो एरिया अपन कैसे लिख सकते हैं, अपने को पता है एरिया विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सिर्फ एरिया लिखना है, ग्राफ बनाना है, तो अपने को इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके इसका पॉइंट्स एनालाइज करने पड़ेंगे, कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया वो अपन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, यही आएगा। और जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हमें सिंपली ये वैल्यू निकालनी है, हमें ग्राफ से कोई मतलब नहीं। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, सब्स्टिट्यूट करके x को sin t पुट कर लेंगे, तो मेरे को दिख रहा है ये कुछ तो cos t हो जाएगा, sin स्क्वायर t dx भी cos t dt, तो ये सिमिलर टू जैसा पहले बना था वैसा बन जाएगा, और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो बिना ग्राफ बनाए भी हम एरिया निकाल सकते हैं, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में कई बार आ जाते हैं, गंदा सा फंक्शन लिख देते हैं, उसमें हमेशा नोटिस करना होता है कि जनरली ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, आप डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने ऐसे देखा, अब मेरे को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको एनालाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव एनालाइज करूंगा। तो अब आपको इसको एनालाइज करना है, तो आप एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एनालाइज कर सकते हैं, और उससे देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x। अब हमेशा मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को दिख रहा है 2x तो आ रहा है कॉमन, फिर नीचे क्या आएगा 2x कॉमन आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये आ जाएगा दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आएगा 2x, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने को दिख रहा है जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा इससे आएगा x इक्वल टू 0, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो इसको तो अपन डायरेक्टली हटा सकते हैं, इससे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो अपने को सिंपली इसको इक्वल टू 0 करना है, तो इससे क्या है 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है x की वैल्यू आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3 पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, और √2 अपॉन √3 क्या होगा, यहाँ पे इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा, और एक ही पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट तक वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली इंक्रीज ही करेगी, √2 अपॉन √3 यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर अपने को इस पॉइंट से यहाँ जाना है तो इस पे वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो x की वैल्यू √2 बाय √3 पुट करके आप निकाल लेना y की वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू यहाँ कहीं कुछ तो आ जाएगी। तो अपने को दिख रहा है जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनना चाहिए, यहाँ से अपन यूं चलेंगे और यहाँ पे आके अपन इधर रुक जाएंगे, कुछ ऐसा ही ग्राफ बना चाहिए। अब सिमेट्रिक है तो आप बाकी जो ग्राफ बना सकते हैं आसानी से, ये अगर बनाना है तो कुछ इस तरह से कोई तो एक शेप बन जाएगी। एग्जैक्ट शेप से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को जो एरिया निकालना है वो ये एरिया निकालेंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y में स्क्वायर है तो इवन है, y इक्वल टू माइनस वाई से सेम वैल्यू आएगी, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। डोमेन निकालेंगे तो उससे अपन कंडीशन लगा सकते हैं y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अपने को x पता लग जाएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 2 से 4। अब हमारा देखेंगे y को माइनस वाई पुट करेंगे तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो भी ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, जैसा ग्राफ ऊपर होगा वैसे ग्राफ नीचे होगा। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, डोमेन है 2 से 4, ये पॉइंट 2 पे वैल्यू निकालनी, 4 पे वैल्यू निकालनी, तो अपने को इस पॉइंट से यहाँ जाना है और ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाना है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसी शेप हो सकती है जैसे पहले मैंने बनाई थी बाउंडेड शेप, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। अपने को क्या माना एरिया बाउंडेड चाहिए, तो अपन यहाँ पे ये वाला एरिया निकाल लेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि नीचे भी सिमेट्रिक होगा।
तो यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा तो y इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 से 4 उसका 2 टाइम्स कर देंगे। अब आपको आगे सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें मैंने यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाई, बाद में आगे और भी डिस्कस करेंगे किंग प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं। बट किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके अगर आप इसको ऐड करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा ये, जिसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए ग्राफ्स यूजिंग एओडी। अब जो हमने यहाँ पे ग्राफ्स का एप्लीकेशन देखा कि ग्राफ्स हम किस तरह से बनाते हैं, तो या तो उसके क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे एरिया अंडर द कर्व में कभी भी जे एडवांस में कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, कोई गंदा सा कर्व दिया हुआ है, आपको नहीं पता उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप हमेशा उसको एनालाइज ही करेंगे, उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल देखेंगे, ये चीज नोटिस करेंगे कि वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कई बार क्या होता है, आपको ग्राफ बनाना भी नहीं पड़ता, हमें पता लग जाता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर ए से लेकर के बी तक आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे मुझे दिखा था कि वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ मतलब उसके हिसाब से ये वैल्यू हमेशा ऊपर ही आएगी एक्स एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें पता है डायरेक्टली एरिया लिख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। एरिया में प्रॉब्लम तब आती है जब एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम ये चीज यहाँ समझ सकते हैं, डोमेन 2 से 4 है तो डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दिया हुआ है एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई तो मोस्टली वो डोमेन के बीच में बाउंडेड होता है, वो एक क्लोज शेप होती है, उससे आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस पे बेस्ड क्वेश्चन एरिया के अलावा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसके कितने हैं उसको एनालाइज करना है, वैसे क्वेश्चन उस पे बनाए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जैसे हम पढ़ते हैं दैट इज कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की लोकेशन ऑफ रूट्स पे हम कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशन लगाते हैं कि अगर एक रूट 2 पॉइंट्स के बीच में है, अगर एक रूट एक पॉइंट से बड़ा है, इस तरह की जो कंडीशंस होती है वो अप्लाई करते हैं। दोनों रूट्स एक वैल्यू से बड़ी है, दोनों रूट्स एक वैल्यू से छोटी है, इस तरह की जो कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं वैसे। तो वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शंस भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन पे कैसे क्वेश्चन आए हैं जेईई मेन में वो मैं डिस्कस करूंगा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनको भी आपको उसका डेरिवेटिव लेके ही मोस्टली एनालाइज करना होता है कि कहाँ डेरिवेटिव 0 है, कहाँ पॉजिटिव है एंड सो ऑन। तो सबसे सिंपल जो पॉलिनोमियल क्यूबिक का ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, आपको पता होगा y = x क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो अगर मेरे को इसको एनालाइज भी करना है तो मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालता हूं तो देखो क्या है, dy/dx की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 3x²। इससे अपने को पता लगता है ये वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो क्रिटिकल पॉइंट जैसा कुछ इसमें है नहीं। सेकंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो अपने को पता लगता है इसका आएगा दैट इज इक्वल टू 6x। उससे अपने को पता लगेगा सेकंड डेरिवेटिव जहां पे 0 होगा उसके हिसाब से उसका वो पॉइंट आएगा दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब वहां पे क्या होता है डबल डेरिवेटिव का उसके बाद में साइन पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग है, इससे पहले नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग कर्व बनेगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। तो इन जनरली क्या होता है, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ax³ bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसकी शेप हमेशा ऐसे ही होती है, एन शेप्ड कर्व होता है हमेशा इस तरह से ही शेप होती है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसकी शेप हमेशा ऐसी होती है। अगर a नेगेटिव होता है तो इसकी शेप हमेशा ऐसे होती है, दिस इज द शेप ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, उल्टा है, ऐसे इसकी शेप होती है। कैसे पता लगाते हैं इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये हमारा fx है सपोज, तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा f'(x) अपने को पता है एक क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक ही फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पे देखो x² आया, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स आएंगे, कुछ तो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, राइट। वो जो अल्फा बीटा आएंगे वहां पे क्या होगा, f'(x) 0 होगा, राइट। मतलब ये वाले पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। जैसे यहाँ पे x² इसको 0 करेंगे तो x = 0 पे ये जो x एक्सिस है ये इसकी टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। लेकिन ये वाले पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट तभी बोलते हैं जब f'(x) का साइन क्या होता है, चेंज होता है, राइट। तो जो f'(x) है उसका साइन है चेंज होना चाहिए, मतलब वो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, ये अपने को समझ में आता है। दूसरी चीज ये, अब हम बात करते हैं एंड पॉइंट्स की। मैंने हमेशा बोला है एंड पॉइंट्स पे वैल्यू हमेशा निकाल लेनी चाहिए। एंड पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मैं बोलता हूं a की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंड पॉइंट अगर हम लिखेंगे इन्फिनिटी, a की वैल्यू पॉजिटिव के लिए होगा x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे फंक्शन f(x) जो है वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि जो x³ है उसके आगे पॉजिटिव साइन है और इन्फिनिटी पे x³ विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, तो उससे जो साइन आएगा वो ही पूरे फंक्शन का साइन आएगा, f(x) इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा
तो ax³ का साइन नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू मानता हूं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे अपने को fx के बारे में पता लगेगा कि फंक्शन fx जो है वो हमेशा माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब अपने को ये पता है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, इंफिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे होगा माइनस इंफिनिटी, तो अपने को पता है यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाना है, तो इसीलिए ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ऐसे जाएगा। अब ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग तब होगा जब इसका डेरिवेटिव जो है कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो दो वैल्यूज ऑफ एक्स ऐसी आएंगी जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, तो एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा, ये वाले पॉइंट्स वहां पे आ जाएंगे। तो उस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ रोटेट करेगा ही करेगा। अगर मैं बात करता हूं a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, सेम अपोजिट, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, x इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, fx जो है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यहां कहीं पॉइंट आएगा और माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा इस तरह से। और अगर f डैश x जो है होल स्क्वायर आ जाएगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा उल्टा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जहां पे कंकेविटी अप डाउन होगी। और अगर ऐसा होगा इसके केस में, तो अगर अल्फा बीटा आ जाएंगे तो इसमें दो पॉइंट पे टर्न करेगा। तो अब देखो होता क्या है, जो भी अपन पॉलिनोमियल बनाते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है fx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अगर इसका पॉलिनोमियल n माइनस वन डिग्री का होगा, इसका मतलब इसके n माइनस वन रूट्स आएंगे आएंगे, यही पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। तो अगर n माइनस वन रूट्स आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है उसके n माइनस वन पॉइंट्स आएंगे मैक्सिमा और मिनिमा के, मतलब जहां पे इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, n माइनस वन टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहां पे ग्राफ टर्न करेगा। तो जैसे मैं क्यूबिक की बात करता हूं, क्यूबिक में 3 डिग्री है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2 डिग्री, तो मैक्सिमम दो पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे ग्राफ टर्न करेगा। ये अपने को दिख रहा है यहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे टर्न कर रहा है। तो अगर मेरे को यहां से पता है यहां जाना है और दो बार टर्न करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहां से नीचे उतरूंगा, फिर एक बार टर्न किया, फिर एक बार और टर्न किया, इसीलिए इसकी शेप ऐसी होती है। अगर मेरे को 4 डिग्री का ग्राफ देखना है, सपोज x की पावर 4 का, ax4 bx3 इस तरह से कुछ है, सपोज इसका ग्राफ अपने को देखना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर a पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा। अगर a पॉजिटिव है तो आपको ग्राफ है पता कि माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, तो अपने को पता है अपने को यहां से यहां जाना है। सॉरी, 4 डिग्री का देखना है, 4 डिग्री में क्या होगा, इंफिनिटी पे भी वैल्यू इंफिनिटी होगी और माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो उसके केस में अपने को पता लगेगा जो भी ग्राफ होगा फंक्शन का, अपने को पता ये रहा इंफिनिटी पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है। क्योंकि 4 डिग्री का कर्व है तो 3 बार रोटेट करेगा, तो अपन यहां से रोटेट कैसे करेंगे, नीचे करेंगे, फिर एक बार रोटेट किया, फिर एक बार और रोटेट करेंगे, एक दो तीसरा, तीसरा रोटेशन हो गया, तो ये ऐसे ग्राफ बने, दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। एक बार रोटेट किया, दो बार रोटेट, तो ये कुछ ऐसा डब्ल्यू शेप का ग्राफ उसका होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है अगर वो 3 बार रोटेट करे। अगर उसका डेरिवेटिव आया कि यहाँ पे 4 डिग्री में क्यूब आ गया, एक ही पॉइंट आया तो एक ही बार रोटेट करेगा, तो उसके केस में शेप ऐसी होगी। इसीलिए तुम देखोगे क्वाड्रेटिक की शेप ऐसी होती है, एक बार रोटेट करता है। जो 4 डिग्री होता है उसकी शेप ऐसी भी हो सकती है अगर वो एक ही बार रोटेट करेगा। जैसे सपोज अगर आप fx इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो एक ही बार रोटेट करेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे उसमें डेरिवेटिव की वैल्यू एक ही जगह जीरो आ रही है, 4x क्यूब, तीनों वैल्यू जीरो ही आ रही है, तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर तीन डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी तो वो 3 बार रोटेट करेगा। ये एक बेसिक आइडिया होता है पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि कितने रूट्स की कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो अब जैसे मेरे को ग्राफ बनाना है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना है, या मैं आपको बोल दूं मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अपने को पता होना चाहिए। मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब या y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये जो ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, तो हम x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस के ऊपर ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x एक्सिस के ऊपर वाला तो ये ग्राफ है, तो ये बनाएंगे, सेम ग्राफ नीचे बनेगा, इसका भी यही बनेगा, इसका भी यही बनेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का जैसे ग्राफ होगा वैसे ही इसका होगा, सिर्फ इस ग्राफ को शिफ्ट करना है। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, एक्स क्यूब प्लस 2 के लिए क्या होगा, पूरा ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, आप ऐसे इसकी शेप बना सकते हैं, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 0 वाला जो पॉइंट है वो 0,2 पे आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 2, ऐसे आप बेसिक ग्राफ बना सकते हैं। अब हम इसके लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड कंडीशन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो हम बोलते हैं अगर ये क्यूबिक है, इसके दो रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा, इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, जो हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं a ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे, सेम तरह से आप ग्राफ a लेस देन 0 के लिए भी बना सकते हैं, बट कंडीशंस सेम ही आती हैं।
तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल और आपको क्वेश्चन में लिख दिया 1 रियल रूट ऑफ fx, तो अब एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक। कभी भी क्वेश्चन में लिख देता है ना फंक्शन इज मोनोटोनिक। अगर फंक्शन मोनोटोनिक होता है इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड ए मोनोटोनिक फंक्शन। उसी को हम मोनोटोनिक बोलते हैं। अगर वो फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो उसको मोनोटोनिक नहीं बोलते, दैट इज नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में अगर कभी भी लिख दिया दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक, तो इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए या तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा या वो हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर होगा भी तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा। दैट इज फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू x³ प्लस 2 ले लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये फंक्शन मुझे पक्का पता है दिस इज ए मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या आएगा? वो आएगा 3x²। और ये जो डेरिवेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू साइन की चेंज, इसका साइन कभी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज ऑलवेज ए मोनोटोनिक फंक्शन। तो क्यूबिक में दो तरह के कर्व होते हैं, एक तो होता है जो मोनोटोनिक होता है और एक जो होता है जिसमें ग्राफ टर्न करता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका शेप कैसा होगा? इसका क्यूबिक का शेप होगा। अगर आप इसका शेप बनाएंगे तो इसका शेप कैसे होगा? इसका शेप ऐसे होगा। इस पे ग्राफ टर्न नहीं करता है, इस पे ग्राफ ऐसे चलता है, इंक्रीज करता हुआ ही ये ग्राफ है। तो जब मैं 1 रियल रूट ऑफ fx की बात करता हूं तो अगर ऐसा कोई कर्व है कि फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीजिंग है या फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, तो उसके केस में हमेशा क्या होगा? एक रूट उसका होगा ही होगा, राइट? तो 1 रियल रूट के लिए हम fx पे कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर fx जो है आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है मोनोटोनिक है, तब हम ये बोल सकते हैं उसका हमेशा क्या होगा? एक ही रियल रूट होगा। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो f डैश x है या तो हमेशा जीरो होगा, जीरो से बड़ा, या f डैश x क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। दोनों में से एक ही केस होगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं। और f डैश x हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f डैश x है उसके कोई भी रियल रूट नहीं है, क्योंकि रियल रूट का मतलब f डैश x वहां जीरो हो जाएगा। अगर रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब f डैश x जीरो हो नहीं सकता। तो मतलब या तो पॉजिटिव होगा या मतलब नेगेटिव होगा। तो नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा? जो f डैश x से जो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन जीरो। आप ये कंडीशन लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में क्यूबिक के बारे में ऐसा कुछ मेंशन है कि वो मोनोटोनिक है। इन जनरली मोनोटोनिक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। किसी भी फंक्शन के बारे में अगर आपको लिखा हुआ है वो मोनोटोनिक है, मतलब वो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मतलब f डैश x कहीं जीरो नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। ये हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हम इन जनरल अगर ग्राफ ले लेते हैं fx का, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, दैट इज दिस ग्राफ, कि फंक्शन चेंज कर रहा है अपनी डेफिनेशन, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, तब क्या होगा? तो ये कुछ ऐसी शेप हो सकती है या ये कुछ ऐसी शेप हो सकती है। मैंने दो पॉसिबल केस बना ली। पहला पॉसिबल केस है अगर एक रियल रूट है तो एक रियल रूट का मतलब वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये शेप हो सकती है कि यहाँ उसको कट कर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, एक्स एक्सिस को वापस कट नहीं करेगा, ऐसी शेप हो सकती है। दूसरा यहाँ पे हमने केस लिया जब एक को और एक्स एक्सिस को कट किया इस तरह से, ये दूसरा हमने ग्राफ बना लिया। तो अब हम इस पे क्या कंडीशन बोल सकते हैं, हम ये डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो रूट अल्फा है और जो रूट बीटा है वो किसके रूट है? एफ डैश एक्स के रूट्स हैं। इनके रूट्स पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अल्फा पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो आएगी यहाँ से एफ ऑफ अल्फा, और बीटा पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो यहाँ से आएगी एफ ऑफ बीटा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी एफ ऑफ अल्फा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी एफ ऑफ बीटा। अगर आपने लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक केस में, तो उसमें हम एक कंडीशन यही लगाते हैं कि वो जो रूट होता है अगर पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं तो उस पे साइन क्या है वो कंडीशन लगाते हैं। तो इस पे साइन देखेंगे तो एफ ऑफ अल्फा यहाँ पॉजिटिव है, एफ ऑफ बीटा भी क्या है? यहाँ पॉजिटिव है। इसमें अगर आप देखेंगे एफ ऑफ अल्फा भी नेगेटिव है, एफ ऑफ बीटा भी क्या है? नेगेटिव है। तो अपने को ये पता लग रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, वो वैल्यूज क्या है? दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है? तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव होगा ही होगा। तो दिस इज द कंडीशन विच वी अप्लाई ऑन इन दिस केस, कि अगर उसका एक रियल रूट होगा तो इन जनरल दिस इज द कंडीशन विच वी अप्लाई। तो हम करते क्या है, जो भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है, जो भी आपको दिया हुआ है और आपको बोलता है इसका एक रियल रूट है, कंडीशन निकालो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपको एफ दिया होगा सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स आप वहां पे निकालेंगे। ये आपको लिखेगा कि एक रियल रूट की कंडीशन लगाओ, तो आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा निकालेंगे। उसके बाद में जो अल्फा बीटा आएगा यहां पुट करेंगे, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव करेंगे, उससे एक रियल रूट की कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है जब तीन रियल रूट होंगे। अब ध्यान रखिए कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके दो रियल रूट का कोई केस नहीं होता है। देयर इज नो केस ऑफ टू रियल रूट्स। क्यूबिक के दो रियल रूट हो ही नहीं सकते। अगर दो रियल रूट होंगे तो डेफिनेटली तीन रियल रूट होंगे ही होंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आप उसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, फिर आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड ए लीनियर। ऐसी बनेगी क्यूबिक के अगर फैक्टर होते होंगे तो। तो अब हमें पता है कि अगर सपोज अल्फा इसका रियल रूट है, तो जो क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक के रियल रूट जो होते हैं या तो 2 होते हैं या एक भी रियल रूट नहीं होता। इस क्वाड्रेटिक के जो रियल रूट होते हैं या तो 0 रियल रूट होते हैं, 2 ही केस होते हैं, या तो 0 रियल रूट या 2 रियल। तो अगर इसके 2 रियल हो जाएंगे तो क्यूबिक के 3 रियल, और 0 रियल हो जाएंगे तो क्यूबिक के 1 रियल। क्यूबिक के 2 रियल रूट जैसा कुछ नहीं होता, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर किसी क्यूबिक के आपको रूट दिए हुए हैं, सपोज आपको क्यूबिक का रूट दे दिया 1 और 2 माइनस आयटा रूट 3, तो हम दूसरा रूट डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो तीसरा बचा हुआ 2 प्लस आयटा रूट 3 होगा। दिस इज व्हाट वी कैन से डायरेक्टली अबाउट दैट क्यूबिक, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट है पेयर में होते हैं, वो 2 होंगे और 1 ही होगा। 3 रियल रूट की क्या कंडीशन होती है अगर 2 रूट रिपीटेड है तो हमने डायग्राम बनाया कुछ ऐसा कि 2 रूट रिपीटेड है, तो ये इस तरह से डायग्राम बन सकता है क्यूबिक का कि ये रूट और ये रूट रिपीट कर गया, मतलब यहाँ टच करेगा जहां रिपीटेड है और दूसरी जगह कट करेगा। तो ये कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक हो गई क्यूबिक, x माइनस अल्फा का स्क्वायर और x माइनस बीटा, कुछ ऐसी क्यूबिक वहां पे हो गई। ये दो तो रिपीट कर गए यहाँ पे। अब अगर इस तरह से अगर आपकी क्यूबिक होगी तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x क्या आएगा, 2 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और प्लस में आएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका एक रूट रिपीट कर रहा है, जैसे देखो अल्फा रिपीट कर रहा है, तो अगर रिपीट करता है तो इसके डेरिवेटिव का भी वो एक रूट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देखो इसमें अल्फा कॉमन आपका है, x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा जो है f डैश x का भी डेफिनेटली रूट होगा, इसीलिए यहाँ पे देखो ये इसका रूट है, वहां पे डेरिवेटिव 0 है x माइनस अल्फा। तो एक पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट कोई और आएगा जहां पे बीटा होगा, जो भी आपका आएगा उस हिसाब से। सॉरी अल्फा बीटा ये वो नहीं है, इसको हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस अल्फा का स्क्वायर और x माइनस बीटा नहीं, x माइनस सी गामा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस गामा आएगा। हाँ, तो अब अपने को दिख रहा है f डैश x जहां 0 होगा तो एक x इक्वल टू अल्फा जरूर रूट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है fx, अगर इसके रूट रिपीट कर रहे हैं, कोई भी रूट अगर रिपीट कर रहा है पॉलिनोमियल का, तो इसके डेरिवेटिव का भी वो एक रूट डेफिनेटली होगा। अगर ये रूट 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसके डेरिवेटिव का रूट होगा वो। अगर यहाँ पे रूट 3 बार रिपीट कर रहा है तो इसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा और उसके डेरिवेटिव का भी रूट वो एक होगा ही होगा। ये हम हमेशा बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉसिबल ग्राफ ये है, दूसरा पॉसिबल ग्राफ बनाएंगे तो ये बना लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इस वाले केस पे जनरली कंडीशन पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं अल्फा पे वैल्यू 0 है और बीटा पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो हम ये बोलते हैं एफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा क्या होगा, इक्वल टू 0। तो हम दोनों वैल्यूज निकालते हैं इक्वल टू 0, इसलिए इसमें क्वेश्चन आता है क्योंकि इनइक्वालिटीज में कुछ बनती नहीं है। तीसरा केस होता है यहाँ पे जब 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है, इसकी कंडीशन पे ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। किसी भी क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, जैसे हम बोलते हैं किसी भी क्वांटिटी के 2 रियल रूट्स होते हैं, उसकी कंडीशन सबसे ज्यादा यूज आती है कौन सी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे ही यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की क्यूबिक की कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब 3 पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है, 1 2 3। तो इसका एक डायग्राम ऐसे बन सकता है, यही बनाएंगे हम यहाँ पे। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये रहा एफ ऑफ अल्फा, दिस इज पॉजिटिव, एफ ऑफ बीटा क्या है, दिस इज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0, ये कंडीशन लगाते हैं हमेशा। तो मैंने ए ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया, अगर आपको ए लेस देन 0 के लिए बनाना है तो भी ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जस्ट रिवर्स, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ कट करेगा और यहाँ। तो उसके केस में क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बट प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने ए ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बना लिया। आप सेम चीज ए लेस देन 0 के लिए भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन हो गई। जैसे क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, ये जो है क्यूबिक, इसकी 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे अगर हम इसको fx मान लेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश x, वो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3 है, ये आएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी, इसको करेंगे इक्वल टू 0, इससे रूट्स निकालेंगे अल्फा बीटा, तो इससे रूट्स क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू -1 कॉमा +1। तो ये जो हमारे हैं दीज आर द रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो अब कंडीशन लगाएंगे कि f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा जो है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। यही हमने डायग्राम देखा, यही कंडीशन थी। तो अब हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे -1, तो आएगा -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस a, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे 1 पुट करके, वो आएगा 1 क्यूब -3 प्लस a। ये चीज हम करेंगे लेस देन 0, तो इसमें इनइक्वालिटी बन जाएगी। a की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3 -1 हो जाएगा 2, ये आ जाएगा a प्लस 2 और ये आ जाएगा a -2। a की वैल्यू अपने को पता लग गई, दैट इज -2 से 2। इस तरह से सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
और इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बनाया जाए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनाया जाता है इट कुड बी एनी पॉलिनोमियल। तो उस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे कि किसी भी एक पॉलिनोमियल पे ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसको एनालाइज किया जाता है, मतलब उसको हम एनालाइज करते हैं कब वो इंक्रीजिंग है कब वो डिक्रीजिंग है, एक बेसिक आइडिया लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको हमेशा चेक करते हैं कि कब वो इंक्रीजिंग है कब वो डिक्रीजिंग, उससे आइडिया लेते हैं। उससे आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा और एंड पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं, उससे आपको पता लगा सकते हैं कब उसके कितने रूट्स होंगे। इसके अलावा एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये जो क्वेश्चन है उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि आपको इस तरह से लिखा जाता है, एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है, आपको बोल देते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका भी ग्राफ बनाते हैं और इसका भी ग्राफ बनाते हैं, और जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस। तो ग्राफ बनाना अभी हमने इसलिए देखा कि जनरल ग्राफ इसका और इसका कैसे बनाएंगे, और ये पॉलिनोमियल वाला इजी होता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करता हूँ, एक तरफ a लिख लेता हूँ और एक तरफ ये ले आता हूँ। जनरली अगर कांस्टेंट होता है तो इजी रहता है 3x माइनस x। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर कोई क्यूबिक है उसका ग्राफ बनाना, अगर आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं तो डायरेक्टली रूट ही निकाल लीजिए। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, रूट क्या निकाल सकता हूँ, ये आएगा x कॉमन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे दिख रहा है इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू 0, √3 और माइनस √3, ये देख सकता हूं। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक पॉइंट आएगा 0, एक पॉइंट आएगा माइनस √3 और एक पॉइंट आएगा प्लस √3। अब मुझे पता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अपने को पता है यहाँ से जाना है, यहाँ इसको कट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो शेप तो वैसी रहेगी, तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। अब अपने को ये मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स पता करने हैं, ये वाले, उसके लिए आपको डेरिवेटिव एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल लो, तो इसका अगर आप निकालेंगे डेरिवेटिव तो आएगा यहाँ पे 3 माइनस 3x स्क्वायर। तो अपने को दिख रहा है डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट माइनस 1 है। तो प्लस माइनस 1 पे वैल्यू निकाल लो, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2, माइनस 1 पे वैल्यू आएगी माइनस 2। तो हमने क्या किया, इसका ग्राफ बना लिया। अब क्योंकि लिखा हुआ है 3 रियल रूट्स, तो इसका जो आपने ग्राफ बनाया, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, और इन दोनों की क्या आनी चाहिए, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, क्योंकि तभी 3 रूट्स होंगे। तो ये काफी कॉमन तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। इसके और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम ग्राफ बनाते हैं, जिस फंक्शन का आपने को पता है उसका ग्राफ बना लिए। दूसरे फंक्शन का है, अगर ये कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ होता है y इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा, तो ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू a। तो y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है अपने को ऐसे कि यहाँ पे ये इस ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो अपने को दिख रहा है ये कुछ ऐसे बनेगा y इक्वल टू a। अगर हम y इक्वल टू a यहाँ बना लेंगे तो उसके केस में आएगा 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि हमें 3 चाहिए, तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अपने को दिख रहा है कि यहाँ कहीं ग्राफ होना चाहिए। तो y इक्वल टू a को हम कैसे मूव कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। इस पॉइंट को ले लेंगे तो 2 जगह टच करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इससे नीचे ले लेंगे तो भी एक पॉइंट पे करेगा, इस पॉइंट पे भी 2। तो हमें दिख रहा है अगर मैं y इक्वल टू a जो लाइन है इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करता रहूं, तब तक 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो ग्राफ से अपन समझ सकते हैं a की मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू -2, उसके बीच में ही a लाया करेगा, तो ये बिलोंग्स टू -2 से 2। तो इसको अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका एक और अच्छा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के भी हम कुछ क्वेश्चन वहां पे देखेंगे विच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव का, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बताते हैं, कब वो इंक्रीजिंग है कब वो डिक्रीजिंग है। वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने वाला, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं इनइक्वालिटी से। वो भी क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं, वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।